क्या हाल चाल्स। ऑडियो प्लीज एक बार थम्स अप कर दो रे। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए प्लीज। कोई नहीं कर रहा, बस ये भात खा के सो गए क्या सबके सब। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। कार्यक्रम को शुरू किया जाए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में, है ना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखो, फिजिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होता है और इसमें चाहिए पेशेंस। तो आप सभी बच्चों को एक छोटा सा सजेशन है कि थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कंपेयर में, ठीक है। थोड़ा सा समय आपको एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ेगा। और इतना याद रखना कि फिजिक्स अगर तुम पहले पढ़ के बहुत अच्छा कर लोगे ना, तो लास्ट मोमेंट में तुम्हें वो याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल एंड रिलेटिव सब्जेक्ट है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से को रिलेट होके कंसेप्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पर भी आपको याद रहेगा। ईमानदारी से एक बात बताता हूं कि नीट के लास्ट मंथ में अगर तुम फिजिक्स बिल्कुल भी ना पढ़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लास्ट मंथ से पहले पहले फिजिक्स में तुम्हारे 120, 140, 150 नंबर आ रहे थे, एक महीने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो भी 140, 150 नंबर ही आएंगे। लेकिन अगर बायोलॉजी में तुम्हारे 340 आ रहे हो और लास्ट के एक महीने बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे ना, तो नंबर आ जाएंगे 150। तो देखो, हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर सब्जेक्ट के पढ़ने का एटीट्यूड अलग होता है, टेम्परामेंट अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट मंथ में तुमको जैसे अभी शुरू कर रहे हो ना, देखो अभी इस मंथ में अब मतलब 40 से 50% टाइम तुम दो फिजिक्स को। कंसेप्ट सीखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बचे हुए टाइम 30% दो तुम केमिस्ट्री को, 35% और 20% दो बायोलॉजी को। जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा, याद रखना, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा फिजिक्स का टाइम कम करते जाओ। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि फिजिक्स ही पढ़ना है तुम्हें जीवन भर, फिजिक्स का टाइम डिक्रीज करते जाओ। केमिस्ट्री का टाइम ऑलमोस्ट हमेशा इतना ही रखना, बायोलॉजी का टाइम इंक्रीज करते जाओ। अगले महीने फिजिक्स को 5% कम समय देना, बायोलॉजी को ज्यादा देना, केमिस्ट्री तो 30% पे ही टिका रहेगा हमेशा, इसको इससे ज्यादा और ना ही कम समय देना है। जब तुम्हारे बोर्ड पास आएंगे या नीट के एक महीने पहले, तुम इसको टाइम देना 50% 60%, ठीक है ना। इसको देना तुम 30%, तो सर बचेंगे 20 से 10%। हां, इतने में ही तुम्हारा फिजिक्स का काम हो जाएगा। और ये सच है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोग जो लास्ट मोमेंट में सोचते हैं कि अरे यार फिजिक्स मेरा खराब है, ठीक कर लेते हैं, तो नहीं ठीक हो सकता। लास्ट 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में फिजिक्स ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन लास्ट के 2 महीने में बायोलॉजी ठीक हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। बायोलॉजी ठीक हो सकता है। अच्छा, तुम कितना भी रट लो, अभी चाहे कितना भी रट लो, कितना भी अरेंज बना लो, अरेंज कर लो सब्जेक्ट को, बायोलॉजी को कितना भी रट लो, फिर भी लास्ट के 1 महीने रटना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट के 1 महीने आपको रटना ही पड़ेगा खूब। सर बायोलॉजी में क्यों नहीं पढ़ा? अरे ऑलरेडी 30% टाइम बहुत है ना, 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ऐसे बांटोगे तो 30 के ऑलमोस्ट ही तो आएंगे ना। तो इसको पहले से ही फिक्स कर दिया ना। कह रहा केमिस्ट्री की क्या गलती है? कोई गलती नहीं इसकी, इसको पहले से ही फिक्स कर दिया यहां पे। दूसरी बात, कई बार मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोलता हूं जिसको दिल पे नहीं लेना है। आप मेरे से पहले नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन सर आप बोलते ही इस एटीट्यूड से हो कि मजाक तो बिल्कुल नहीं लगता। वो देखो, वो तरीका है मेरे बोलने का, वो मजाक नहीं लगता होगा, बहुत सीरियस लगता होगा, लेकिन यकीन मानो वो निगेटिव मोटिवेशन की तरह लो, है ना। कई बार किसी का बात बुरा लग जाता है तो हम उसको प्रूफ करने के लिए हम मेहनत करते हैं और उसको जवाब देते हैं। तुम इस तरीके से लो। बाकी वो मजाक में मैं बोलता हूं, लगता नहीं है मेरे मजाक, इस टेम्परामेंट और इस एटीट्यूड से बोलता हूं कि मजाक नहीं लगता है, लेकिन होता मजाक ही है। टेंशन मत लिया करो,
ठीक है। और जहां तक बात है इज्जत की, कहां है इज्जत तुम्हारे? इज्जत तो वैसे भी नहीं है। ना तुम्हें घर में कोई इज्जत मिलता है, ना तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इज्जत करता है, ना तुम्हारी मोहल्ले में इज्जत है, ना स्कूल का टीचर तुम्हारा इज्जत करता है। इज्जत है कहां तुम्हारा? तो बुरा मानने तो मान लो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, डीमोटिवेट मत हो ना, ज्यादा परेशान मत हो ना, स्ट्रेस मत लेना। हाँ, अच्छा करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, नीट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो कुछ इज्जत होगी। इज्जत, अरे बेइज्जती उसकी की जाती है जिसके पास कुछ इज्जत हो। इज्जत के नाम पे भिखारी हो तुम। इज्जत, निकल। हमको बुरा लग गया। इतनी बेइज्जती मत करो। अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कुछ इज्जत हो। है, नाम सुने हो इज्जत का? तुम्हारी शकल खराब, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, घर में कोई ढंग से बात नहीं करता, बाहर कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता, पूरी दुनिया तुमको करती इग्नोर। कोई ना बात करता, ना कोई दोस्ती करता, ना कोई इज्जत देता, ना कोई ढंग से बात करता, ना घर में ना बाहर में, हर जगह लात खाते हो। काहे की इज्जत? कुछ पढ़ो, मेहनत करो, कुछ बन जाओगे तो इज्जत धीरे धीरे मिल जाए। चलो, तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में सर कुछ कुछ ऑनलाइन मास्टर तो इज्जत देते हैं। अच्छा, अब सोच, तुम्हारी है नहीं फिर भी देते हैं, तो फिर गलती है वो। तो लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रिवीजन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसको नोट्स में नहीं लिखना क्योंकि मैं रिवाइज कराऊंगा, पिछले कुछ फॉर्मूले, कुछ कंसेप्ट, सारी चीजें अरेंज करके एक बार रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है ना, दो चार्ज के बीच तीसरा चार्ज रख दिया ताकि उस पर फोर्स जीरो लगे, तो कहां पे तीसरा चार्ज रखूं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए, वो वाले सवाल हम करेंगे। जब करेंगे तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी हमें पढ़ना है और कुछ पेंडुलम प्रॉब्लम करना है। तो ये हमारा आज का टारगेट है। हो सकता है हम यहीं तक पहुंचे, तो ये वाले केसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और हो सके आज हम ये भी पूरा कर ले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। एक कह रहा साइंस वाले महान होते हैं, साइंस वाले की बेइज्जती सुनेगा। एक बार क्या हुआ, 19 की बात है, मतलब थोड़ा सा ऑप्टिक्स से रिलेटेड बात है, 2 मिनट में खत्म कर लूंगा। पहले न्यूटन साहब क्या कहते हैं कि लाइट पार्टिकल है। उसके बाद हाइजन साहब क्या कहते हैं, लाइट तो वेव है, मैकेनिकल वेव है। उसके बाद मैक्सवेल क्या कहता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव, तुमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद मैक्स प्लैंक का नाम सुना होगा। मैक्स प्लैंक क्या कहता है, फोटोन थ्योरी तुमने पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि नहीं नहीं लाइट तो पार्टिकल है। तो जितने साइंस वाले साइंटिस्ट थे ना, वो सब ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि लाइट क्या है। पहले न्यूटन ने बोला लाइट पार्टिकल है, फिर हाइजन ने बोला लाइट वेव है, फिर मैक्सवेल ने बोला कि लाइट वेव है, फिर मैक्स प्लैंक ने बोला नहीं लाइट पार्टिकल है। तब एक ना आर्ट्स का जो लॉ की तैयारी कर रहा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस उसका पेपर था, वो इंसान आया और बोला अरे ये साइंस वाले लोग पगला होते हैं क्या, इनको समझ ही नहीं आता लाइट क्या है, इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं। कोई कह रहा लाइट वेव है, कोई कह रहा लाइट पार्टिकल है, कोई कह रहा लाइट वेव है, फिर कोई कह रहा लाइट पार्टिकल है। वो हिस्ट्री का आदमी आया, समझ में आया, 1914 की बात है, 1914 1918 की बात है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वो आदमी कहता है रे हटो, तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो, कह रहे कि तुम लोग लड़ो मत, है ना। एक आर्ट्स का आदमी आके बोलता है तुम लोग लड़ो मत, कि लाइट एक्चुअल में कुछ नहीं है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which sometime behave as a ray and sometime behave as a wave, and that wave nature have a wavelength, de Broglie wavelength lambda is equal to h by p। वो जो de Broglie ने हाँ आइंस्टाइन साहब भी बीच में आए कि लाइट का पार्टिकल नेचर एज्यूम करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। de Broglie साइंस का स्टूडेंट नहीं था, de Broglie साइंस का स्टूडेंट नहीं था, de Broglie लॉ की पढ़ाई कर रहे थे जिसमें पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री उनका पेपर था। वो आए और बोले कि तुम लोग लड़ो मत, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, कि लाइट एक्चुअल में कुछ नहीं है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो दोनों की तरह बिहेवियर शो करता है, एक्चुअल में है नहीं, कभी पार्टिकल कभी वेव बन जाता है। इसी तरीके से कोई भी पार्टिकल वेव नेचर भी शो करेगा जिसका de Broglie वेवलेंथ ये होगा। ये पूरी कहानी है, मॉडर्न फिजिक्स में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। और उस आर्ट्स वाले आदमी को नोबेल प्राइज मिलेगा 1923 में फिजिक्स में।
समझ गए? तो भाई एक आर्ट्स का आदमी फिजिक्स के गुत्थी को सुलझा के फिजिक्स में नोबेल प्राइज लेके चला जाता है। हाँ, बाद में उन्होंने फिजिक्स से पीएचडी करी 4 बार। डिब्रोगली, सुनोगे कि नहीं सर, डिब्रोगली तो साइंटिस्ट था, वो बाद में 4 बार पीएचडी किया फिजिक्स से। ये तो तुम्हारी औकात है साइंस वाला। सर साइंस वाला का इज्जत है, अरे बैगन जैसी शक्ल लेके साइंस वाला का इज्जत है। चलो आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो चार्ज अगर एयर में रखा हुआ है, Q1 और ये Q2, r डिस्टेंस में कहां रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है। तो पहला चार्ज दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, मान लो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा, दूसरा पहले पर जो फोर्स लगाएगा, उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब पहला चार्ज ने दूसरे पर जो फोर्स लगाया और दूसरे ने पहले पर जो फोर्स लगाया, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एग्जैक्टली फोर्स सेम होगा कि मैग्नीट्यूड सेम होगा? सर उन दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। पहला चार्ज क्या है? Q1, दूसरा चार्ज क्या है? Q2। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे, साइन यहां पे पुट नहीं करेंगे। साइन क्यों पुट नहीं करेंगे? साइन से फोर्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन से प्लस माइनस रखने से क्या चेंज होगा? डायरेक्शन। वैसे भी इस फॉर्मूले से हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बुद्धि से। मान लो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। जितने फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये उतने ही फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बुद्धि से। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बुद्धि से। वैल्यू कैसे निकालेंगे फोर्स का? फॉर्मूले से। प्लस चार्ज हो तो प्लस रखेंगे, माइनस चार्ज हो तो भी यहां पर प्लस रखेंगे। ये स्केलर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का। ये जो अभी तक आपने पढ़ा है स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, स्केलर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। के की वैल्यू क्या होती है? सर के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये सिंपल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है जब एयर मीडियम हो। कौन सा मीडियम हो? एयर मीडियम हो। के की वैल्यू यहां पे पुट किया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। हाँ कि ना? सही है। ये सब पढ़ चुके, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। तो ये के कांस्टेंट की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू है। जरूरी नहीं कि पूरा बार बार आप लिखे, इसको के भी लिख सकते हैं या के भी नहीं लिखना, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू तभी पुट करोगे जब कौन सा मीडियम हो? एयर मीडियम। यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कई बार पूछ लेता है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहां से आए वैल्यू? कहां से आए ये वैल्यू? सर इस फॉर्मूले से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ये है, तो 4 पाई को उधर भेज देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान है। हाँ, अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन m × R स्क्वायर। एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट और किसी और मीडियम के लिए एप्सिलॉन m। ये क्या है? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्जेस। चार्जेस पर बेटा क्या है? ये नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर है बात? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहां पे एप्सिलॉन m की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? देखो एप्सिलॉन m होता है एप्सिलॉन r × एप्सिलॉन नॉट या घुमा के k × एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर ये वैल्यू आप यहां पे ये पुट करो या ये पुट करो तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट और k Q1 4 पाई R स्क्वायर पूरा फोर्स हो जाएगा। तो इस फोर्स को लिख सकते हैं F बाई घुमा के k। सही है क्या? हाँ। ये जब मीडियम है तब नेट फोर्स है और ये जब एयर है तब का फोर्स है। कितना टाइम्स फोर्स कम हो जाता है? डायलेक्ट्रिक टाइम्स फोर्स कम हो जाता है। लेकिन ये कौन सा फोर्स है? किसी भी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा ये भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इस चार्ज की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा हो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इस चार्ज पर नेट फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स थर्ड चार्ज के प्रेजेंस या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। एयर हो चाहे कोई और मीडियम हो, इन दोनों के बीच लगने वाला म्यूचुअल फोर्स हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। यह फोर्स कब चेंज होता है? सर ये कभी चेंज नहीं होता, मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता? करता है। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, फोर्स डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो ट्रू है कि फॉल्स है बताओ? डिपेंड्स ऑन मीडियम, ट्रू कि फॉल्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ट्रू या फॉल्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ट्रू कि फॉल्स? एकदम ट्रू है। मीडियम चेंज होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड कर जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम चेंज होने से चेंज कर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर मतलब Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स देखे तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी चार्ज पे मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स देखे। वैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाए F, ठीक है साहब। अब यहां पे मीडियम चेंज करूंगा ना, तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा था वो तो सेम ही रहेगा, बट नेट फोर्स इसका चेंज हो जाएगा। मीडियम की वजह से कौन सा फोर्स चेंज होता है? जो Q1 लगा रहा था वो कि नेट फोर्स चेंज हो जाता है, नेट फोर्स चेंज हो जाता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? हाँ जी, समझ में आ गया। K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कौन सा? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन Q1 जो Q2 पे लगा रहा था वो हमेशा सेम रहता है। किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स बहुत सारे रैंडम चार्जेस की वजह से सारे फोर्स का वेक्टर सम होता है। जैसे Q2 ने इस पर फोर्स लगाया मान लो F1, Q3 ने लगाया मान लो F2, इस साहब ने लगाया F3, तो इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा था ना, इन सब पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो हर फोर्स का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। हर फोर्स का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। हर फोर्स का क्या हो जाएगा? वेक्टर सम। जैसे हमने एक सवाल कराया था आपको, एक चार्ज मैंने यहां पे रखा Q1, यह है Q2, यह है Q3, यह है Q4, ठीक है। मैं इस पर पूछूं कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये कितना फोर्स लगाया, ये अगर सेम नेचर के चार्ज है तो रिपेल करेंगे। क्या ये भी रिपेल करेगा? हाँ ये भी रिपेल करेगा, तो इधर आएगा। क्या ये भी रिपेल करेगा? हाँ ये भी रिपेल करेगा, तो इधर आएगा। तो हम क्या करेंगे? इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करके नेट निकालेंगे। क्लियर है? सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करके हम नेट निकालेंगे। कुलम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज सिमेट्रिक। कुलम्स लॉ में जो फोर्स आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये सारी बातें आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, उसका मीडिएटिंग पार्टिकल फोटॉन होता है। ये सारी बातें आपको इसी तरीके से याद होना चाहिए। अब चलिए हम यहां पे बात करते हैं, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या सिचुएशन है वो देखो। दो चार्ज पहले से सिस्टम में, एक प्लस Q, एक प्लस 5Q। ये पहला चार्ज है प्लस Q, ये दूसरा चार्ज है प्लस 5Q। 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एंड शोन इन अ फिगर। देखना बेटा अच्छे से, क्या लिखा? 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एंड शोन इन अ फिगर, देन फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझो क्या होता है। सबसे पहले तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पार्टिकल रेस्ट में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पार्टिकल रेस्ट में रहे? नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब पार्टिकल रेस्ट में रहे ये जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब पार्टिकल रेस्ट में रहे ये जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताइए? फोर्स की वैल्यू एयर में मैक्सिमम होगी। क्रिस पटेल, हाँ भाई 6 बार बता चुका। सर्कल आपने बताया कि फोर्स की रेंज इनफाइनाइट होती है, तो क्या हर चार्ज दुनिया में एक दूसरे पर अट्रैक्ट करता है? हाँ, उसकी दूरी बढ़ने से इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन करता है। वाई लॉन्ग रेंज फोर्स? बिकॉज इट इज लगाइंग बहुत दूर तक फोर्स, यही ला लॉन्ग रेंज फोर्स। ये फोर्स एक चार्ज दूसरे पर लगाइंग बहुत दूर दूर तक फोर्स। लॉन्ग रेंज समझा दीजिए सर जी। लॉन्ग रेंज का मतलब है कि वैसे तो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा, कितना लगा रहा? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अभी डिस्टेंस R है, अगर R को डबल कर दे तो 4 4 गुना कम हो जाएगा। R को 3 गुना कर दे 4 9 टाइम्स कम हो जाएगा। R को 4 टाइम्स कर देंगे, फोर्स यहां से 4 गुना डिस्टेंस करोगे तो 16 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम होता जाएगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। वेक्टर सम जरूरी है क्या? फोर्स एक वेक्टर है, तो फोर्स को जोड़ने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा,
है ना। फोर्स एक वेक्टर है, तो फोर्स को जोड़ने के लिए वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है। कौन है ये? आस्था। आस्था बेटी एक बात बता, तू यहां पर है, तू यहां पर है, और मैंने तुमको खींच के मारा 2 थप्पड़, अब तेरा क्या होगा बता। तू यहां पे है और मैंने तुमको खींच के मारा 2 थप्पड़, तो बता आस्था तेरा क्या होगा। ईमानदारी से सोच के बता, ये फिजिक्स है। तू यहां पे खड़ी है, मैंने खींच के मारा 2 थप्पड़, बता तेरा क्या होगा, बता ना क्या होगा। नहीं बता सकते सर, क्यों? क्योंकि मैंने 2 थप्पड़ कैसे मारा इस बात पर डिपेंड करता है। 2 थप्पड़ मारने के कई सारे तरीके हैं। सर कैसे? यहां पे खड़ी है, 1 थप्पड़ खींच के 1 और 2 क्या होगा, लुढ़क किधर चली जाएगी, पहला तरीका। 2 थप्पड़ मारने के दूसरा तरीका, यहां खड़े होकर दोनों तरफ से ऐसे मारा मैंने, जिस इंस्टेंट पे इधर से 1 थप्पड़ इधर से 1 थप्पड़, तो ये कहीं नहीं जाएगी, इसका मुंह चपटा हो जाएगा, बस ऐसा हो जाएगी ये आस्था, ऐसा हो जाएगी ये ऐसा। सर इसको क्या हो गया? इसको कुछ नहीं हुआ है बेटा, मैंने 2 फोर्स लगाया है सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन से, तो नेट फोर्स क्या हो गया 0, तो इसका स्टेट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ शक्ल चेंज हो गया। तो भाई फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर की तरह जोड़ोगे ना, क्या बायो वाली सवाल करते हो। हाँ चलो हट, हो गया। मैंने कब बोला जिसका मास नहीं होता वो ट्रेवल नहीं करता? बकलोल है। मैंने कब बोला जिसका मास, सर क्या, चल हट हट, मैं तो ये बोला नहीं जिसका मास नहीं होता वो ट्रेवल नहीं करता। एक बच्ची बोली कि जिसका मास नहीं होता वो ट्रेवल नहीं करता। भाई साहब जो पढ़ाता हूं ना वही पढ़ना बेटा, ठीक है। चलो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। चलो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उस पर नेट फोर्स क्या लगे 0, जितने भी सराउंडिंग पे चार्जेस है सब मिलाकर उस पर नेट फोर्स क्या लगाएंगे 0। अब यहां पर सिस्टम में 2 चार्ज पहले से देखो, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एज सोन इन फिगर, तो 2 पॉइंट चार्ज है प्लस Q एंड प्लस 5Q प्लेस्ड एंड सोन इन फिगर। देन फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात हो रही कि इन दोनों चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात हो रही? किसकी इक्विलिब्रियम की बात हो रही, थर्ड चार्ज की कि इस Q की और इस 5Q की? सर यहां पे बात हो रहा कोई थर्ड चार्ज Q जिसको हम रखने वाले हैं, 2 पॉइंट चार्ज, ये प्लस Q एंड 5Q, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस एंड सोन इन अ फिगर, ये तो पहले से पढ़े। देन फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज Q, ये Q है तुम्हारा थर्ड चार्ज, सो दैट थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो यहां पे इक्विलिब्रियम में रखने की बात किसकी हो रही, थर्ड चार्ज की। अब तुम मुझे बताओ थर्ड चार्ज को कहां रखूं कि उस पर फोर्स 0 लगे, इस रीजन में, ए रीजन में, बी रीजन में कि सी रीजन में, बताओ कहां रखूं थर्ड चार्ज को। अगर मैं थर्ड चार्ज Q को यहां रख देता हूं और मान लो ये पॉजिटिव है, तो ये तो प्लस Q हमने दिया हुआ था सिस्टम में, तो ये प्लस Q गिवन है, ये इसको क्या करेगा सर, रिपेल, F1 फोर्स से आगे धक्का मारेगा क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है। ये प्लस Q क्या करेगा सर, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी रिपेल करेगा। तो क्या यहां पे इसका इक्विलिब्रियम में रहना पॉसिबल है, नहीं, तो ए रीजन में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको सी रीजन में रखता हूं तो सर सी रीजन में यहां पे चार्ज रखोगे तो ये इसको करेगा रिपेल F1 से और ये इसको करेगा रिपेल F2 से, तो सर यहां भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं, दोनों फोर्स तो ऐड हो जाएंगे, बाहर लग रहे हैं। नेट फोर्स तब 0 होगा ना जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उन दोनों का सम तो 0 आ नहीं पाएगा। सर लेकिन अगर आपका थर्ड चार्ज जो है वो निगेटिव हुआ तो, अरे चोमूनंद स्वामी, अगर ये निगेटिव होता तो ये इसको क्या करता सर, अट्रैक्ट, और ये क्या करता, ये भी अट्रैक्ट करता, तो अभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। हाँ तो गड़बड़ है मामला, क्या करे बताओ सर, थर्ड चार्ज को कहीं इन दोनों के बीच में रख दो। क्या एग्जैक्टली बीच में रख दे तो होगा, नहीं, एग्जैक्टली बीच में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज कम है तो फोर्स कम लगाएगा, और उसी डिस्टेंस पे चार्ज ज्यादा है तो इस पर फोर्स ज्यादा लगेगा। ओ हो, तो कुछ इसके पास यहां पे अगर मैं चार्ज को रखता हूं तो ये भाई साहब इसको करेंगे रिपेल F1 से और ये भाई साहब इसको करेंगे रिपेल इधर F2 से, और दोनों ही फोर्स की वैल्यू अगर यहां पे बराबर आ गई, इफ इसने जितने से रिपेल किया वो उतने से इसको रिपेल कर दे, इफ देन
देन Q will be in equilibrium, will be in equilibrium। तो मैं सबसे पहले तो तुम्हें यही सिखा रहा था कि थर्ड चार्ज की पोजीशन कहां होनी चाहिए, दोनों चार्ज के बीच में कि बाहर। क्या इतना बेटा सीख गए? हाँ। अब देखो सर दोनों फोर्स बराबर कैसे हो सकता है? सर ये तो ज्यादा चार्ज है तो डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया ना, ज्यादा चार्ज है तो फोर्स ज्यादा लगा रहा था, डिस्टेंस भी बढ़ा दिया तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो एक पोजीशन तो होगा इस चार्ज का जहां पर इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना समझ आया? ठीक है। अब इसी के नीचे एक दूसरा सिचुएशन देता हूं। क्या दूसरा सिचुएशन? यहां पे मान लो -Q चार्ज है और यहां पर बेटा -5Q चार्ज है। अब बताओ थर्ड चार्ज को कहां रखूं कि उस पर फोर्स 0 लगे? इस रीजन में, ये रीजन का नाम है A, B या C। रीजन का नाम है ABC। कहां रखूं थर्ड चार्ज को? थर्ड चार्ज को कहां रखूं? A में रखूं, B में रखूं, C में रखूं, सो दैट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज विल बी 0। बताओ कहां रखूं बेटा? बताओ कहां रखूं? बोलो, बोल जमुड़े। सर B में। क्यों भाई? तो इस Q को अगर मैं यहां पे रखता हूं तो भैया ये साहब इसको करेंगे अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचेंगे F1 से, और ये भी करेंगे इसको अट्रैक्ट। यही में दोनों का फोर्स अपोजिट में आएगा। अगर Q को यहां रख दोगे तो भैया ये कहेगा आओ ना मेरे से चिपक जाओ, और ये क्या कही? ईवीओ कही कि आओ ना हमरा से चिपक जा। तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। और अगर तुम चार्ज को यहां रखोगे तो ये कहेगा आओ ना मेरे से चिपक जाओ, और ये कहेगा नहीं नहीं मेरे से चिपक जाओ। तो यहां पे दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। यहां पे क्रॉस करने का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इक्विलिब्रियम मे बी पॉसिबल। मे बी क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भाई हर जगह इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता। अगर मान लो इस क्यू चार्ज को मैं एकदम इसके पास रख दूं तो क्या इक्विलिब्रियम होगा? नहीं भाई, डिस्टेंस बहुत कम है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, तो इससे चिपक जाएगा ना। एक कोई यूनिक पोजीशन ही तो आएगा जहां पे ये नेट फोर्स बैलेंस होगा। हर जगह बैलेंस हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बी रीजन में ही फोर्स बैलेंस होगा। क्या सारी बातें बहुत अच्छे से आप सुन पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए अगर ये समझ आ गया तो। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो मान लो यहां पर चार्ज बेटा +Q है और यहां पर चार्ज -5Q है, निगेटिव कर दिया। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज विल बी 0। फाइंड लोकेशन, नॉट एग्जैक्टली पोजीशन, लोकेशन, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज विल बी 0। कहां रखोगे बताओ? रीजन ए में, ये रीजन का नाम दे रहा हूं, ए स्पेस में, बी स्पेस में कि सी में, कि दो पॉसिबल हो जाएगा ए और सी में, ए में, बी में, सी में, कि ए और सी में। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है ए एंड सी। बताओ भैया ये पोल चलेगा क्या? आज पोल में कुछ करेक्शन का काम चल रहा है, वैसे मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो शायद नहीं चल सकता पोल। बताओ कौन सा सही होगा? ए बी सी बताओ 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 बताओ। बोलो बोलो। एक्चुअल में आंसर होगा सिर्फ ए। धोखा खा गए, ए और सी बोलने वाले। शायद पोल में काम चल रहा है। अच्छा 22% लोगों ने ये जवाब दिया है, 35% लोगों ने बी जवाब दिया है। ये कुछ गलत हो गया ना, बी तो कोई कमेंट बॉक्स में लिख ही नहीं रहा तो बी कैसे आएगा यार? कोई बात नहीं। तो आपका सही जवाब है बेटा ए। क्यों? आओ देखते हैं। अब मान लो तुम्हारा थर्ड चार्ज क्यू है, क्यू को तुम यहां रख दिए। अब जैसे क्यू को यहां रखोगे तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। और ये निगेटिव चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा? सर अट्रैक्ट। तो बताओ यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा?
इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई बोल रहा था डी में हो जाए, सी में हो जाएगा, तो सी में यहां पे ऑप्शन देखो, अगर तुम इस क्यू चार्ज को रखोगे, ये क्या करी, ई कही कि आवा ना चिपक जा F1 से, अट्रैक्ट करेगा निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये भी पॉजिटिव, और यहां से ये भी पॉजिटिव, तो ये करेगा रिपेल। सर अब तो अपोजिट डायरेक्शन है, बट ये चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा और इससे डिस्टेंस भी कम। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जिसके वजह से फोर्स लग रहा है जिस पर, वो दोनों चार्जेस, जिसके वजह से जिस पर फोर्स लगा वो दोनों चार्जेस, और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कम तो फोर्स इसका ज्यादा, और चार्ज भी ज्यादा तो फोर्स और ज्यादा। यहां पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। सर क्यों नहीं होगा पॉसिबल? क्योंकि भाई F1 तो हमेशा ज्यादा ही होगा F2 से, यहां पे भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। तो जितने लोगों ने जवाब दिया था कि सर ए रीजन और सी रीजन दोनों में पॉसिबल हो जाएगा, वो अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखेगा। कुर्सी पे बैठ के देख रहा हो, ऐसे करो, एक पैर पे खड़े होकर लेक्चर देखोगे अगले 5 मिनट तक। क्यों भाई? सोच समझ के जवाब दिया कर, तुक्का थोड़ी ना मारना है यहां पे। कितने लेक्चर निकल गए, अभी भी फोर्स का मतलब समझ नहीं आया तुम्हें। अब मान लो चार्ज यहां रखता हूं, तो ये क्या करेगा, रिपेल F1 से, और ये क्या करेगा सर, ये करेगा अट्रैक्ट F2 से। अब देखो इसका डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, और चार्ज कम तो फोर्स बैलेंस हो सकता है। मे भी, मस्ट नहीं लिख रहा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पोजीशन आएगा जहां पे ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मे बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या इतना समझ में आ गया कि यहां पे इक्विलिब्रियम होगा, कहीं ना कहीं यहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब एक बात बताओ कि मान लो, एक छोटा सा समझना कि ये रामलाल है, ये क्या है, रामलाल है, और ये पिंकी है, मोटी है ना थोड़ी। मुझे एक बात बताओ, इसका मास है 5 kg और इसका मास है 25 kg, तो पिंकी कितना गुना भारी है रामलाल से, जरा बताना। 90% मतलब 50% बच्चे परेशान कर देते हैं इस डाउट में, इसलिए मैं पहले ही सिखा देता हूं। मैं अगर पूछूं कि रामलाल से कितना भारी है पिंकी, तो क्या जवाब दोगे? कितना भारी है, इसका मास कितना ज्यादा है, बताओ कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना इसका मास ज्यादा है, बोल कितना गुना इसका मास ज्यादा है? 5 गुना। कैसे निकाला, तरीका भी बता दे जा। टाइम्स हाउ मच टाइम्स मास ऑफ पिंकी इज ग्रेटर देन मास ऑफ रामलाल, हाउ मच टाइम्स। कुछ लोग 20 बोल रहे हैं, 20 kg एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा, टाइम्स पूछ रहा मैं। कैसे निकाला वो भी बता दे भाई, कैसे निकाला वो भी बता दे, ठीक है। अब मान लो मास रामलाल का है 3 kg का। सर बचपन में दूध रोटी नहीं खाया था क्या? नहीं, बस या बार भात खाता था। 3 kg का, और ये 25 kg का। अब बता कितना गुना है, अब कितना गुना है बता, अब कितना गुना है बता। बिल्कुल सही, डिवाइड कर लिया सर, इसका मास था 25 और रामलाल के मास से डिवाइड कर दिया तो पता चल गया कितना गुना होगा। अब बता कितना गुना है। सर बहुत आसान है, इसका मान लो मास 3 kg और इसका 25 kg है, तो 25/3 ये होगा 8 3 24 3 8 पॉइंट 8 3 24 1 10 8.33, यही कुछ आएगा 8.33 टाइम्स। समझ गए? सिंपल चीज है, मैं समझाना चाह रहा हूं, समझ गए? अच्छा मान लो इसका मास है 16 kg, 16 kg, और इसका मास है 25 kg, तो कितना गुना ज्यादा है? 25/16। बहुत इजी है, इतना गुना ये ज्यादा होगा। समझ गए? अब यहां पर देखो, मैं बताऊंगा ये मैं क्यों पढ़ा रहा था, मैं बताऊंगा। अरे बहुत एक्सपीरियंस मास्टर हूं मैं, बताऊंगा। आगे तुम भयंकर गलती करते हो इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब देखो यहां पर न्यूमेरिकल क्या, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज Q in a given system so that net force experienced by Q is 0। यह सिस्टम पहले से बना हुआ है, यह सिस्टम था, प्लस Q चार्ज और प्लस NQ चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो थर्ड चार्ज को मैं कहां रखूं कि उस पर फोर्स 0 लगे। खूब ऐसे न्यूमेरिकल बनते हैं। ग्रेविटेशन में भी मैंने कराया हुआ है, जो बच्चे खजाना से मुझसे पढ़े होंगे, एक जोरदार मास्टर पढ़ाते इसमें।
खजाना में भी 11th में भी पढ़ाते हैं, ग्रेविटेशन में भी, और बहुत जगह ये सवाल ऐसे बनते हैं। ये चार्ज कितना है क्यू, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, और ये चार्ज कितना है एन क्यू। व्हाट इज एन, व्हाट इज एन। मान लो ये पहला चार्ज है Q1 है तुम्हारा, पहला चार्ज है प्लस Q, और ये चार्ज है Q2, ये दूसरा चार्ज है Q2 प्लस एन क्यू। तो एन क्या है यहां पर, ये Q1 चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है एन क्यू, तो एन क्या है, व्हाट इज एन। एन इज अ फैक्टर बाय विच दिस चार्ज इज ग्रेटर देन दैट चार्ज। यही हुआ ना जैसे इसका मास 5 kg, इसका मास 25 kg, तो अब एन की वैल्यू क्या मानोगे सर 5, इसके कंपेयर में कितना गुना ज्यादा है वो है एन। एन का मतलब है कि ये चार्ज अगर क्यू है तो ये कितना गुना है इसके, एन गुना क्यू, इसके कंपेयर में एन टाइम्स ज्यादा है। ओके, अब यहां पर थर्ड चार्ज क्यू को कहां रखूं कि उस पर फोर्स 0 लगे, तो क्यू को कहां रखना पसंद करोगे ये बताओ, इस रीजन में, इस रीजन में कि इस रीजन में। सर यहां रखेंगे और थोड़ा इसके पास रखेंगे, यहां रखेंगे। मान लो कि मैं x डिस्टेंस पर रखता हूं, ये एज्यूम कर लो, लेट, ठीक है साहब। अब उस x की वैल्यू निकालनी है कि एग्जैक्टली कहां रखो कि इस पर फोर्स 0 लगे। तो ये मान लो रिपेल करा F1 फोर्स से, रिपेल ही करेगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी रिपेल करेगा F2। इफ F1 बराबर F2, अगर F1 बराबर F2 होगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट क्या हो जाएगा 0, और F नेट 0 मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। ये Q और ये स्मॉल q, तो F1 की वैल्यू क्या होगी K, ये चार्ज Q, ये चार्ज स्मॉल q, दोनों के बीच में डिस्टेंस x² बराबर, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो K ये चार्ज है बेटा NQ, ये चार्ज है बेटा स्मॉल q बटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो इसको हमने x माना, ये r दिया हुआ था, ये x ये r, तो ये होगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखोगे k से k कैंसिल होगा, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल होगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, स्मॉल एन यहां रहने दो, इज इक्वल टू इसको यहां ले आओ, तो r माइनस एक्स बटा x, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दे, क्योंकि देखो ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहां रखोगे तो ये r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर, तो कॉमन का स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब ये ऊपर भी r माइनस एक्स का स्क्वायर है, नीचे भी x स्क्वायर है। अब इस x स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट n बराबर r माइनस एक्स बाई एक्स, इस x को यहां ले जाऊंगा तो ये होगा x इंटू रूट n बराबर r माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को मैं इस तरफ ले आता हूं, इस माइनस एक्स को इस तरफ ले आता हूं, तो प्लस x हो जाएगा, देखो निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस x रूट अंडर n बराबर r। हमें क्या निकालना था x, x इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस रूट n बराबर r, तो x इज इक्वल टू r बटा 1 प्लस रूट n आ जाएगा। ये तुम्हारा एक जनरलाइज सवाल है जिसका ये MR स्टार हो गया। अब ये सवाल बहुत आसानी से भी पूछा जा सकता था, बहुत आसानी से, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे ये भी पूछ सकता था, यहां पे Q चार्ज है और यहां पे 5Q चार्ज है, तो n के टर्म्स में आंसर नहीं आता, फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ जाता। लेकिन ये जो मैंने सॉल्व किया ये जनरलाइज टर्म हो गया। जनरलाइज टर्म का मतलब है कोई भी सवाल हो इस तरह का, ये डायरेक्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ये डायरेक्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा बीच में कैलकुलेशन आप चाहो तो मैं एक बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फोर्स F1 है, इसने लगाया है, तो क्या लिखोगे ये फोर्स को, ये चार्ज और ये चार्ज, K कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस दोनों के बीच का x स्क्वायर, ये NQ चार्ज और ये स्मॉल q चार्ज, इसने इस पे कितना फोर्स लगाया, K NQ स्मॉल q r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सारा टर्म्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे n बचा बस, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहां ले जाता हूं, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा x स्क्वायर, तो ओवरऑल का होल स्क्वायर बराबर n, तो r माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर n। इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट होगा, तो r माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू रूट n। ठीक है, इस x को उधर ले जाओ तो x रूट n, r माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर यह फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना है, इस फॉर्मूले का कैलकुलेशन से ऊपर उठ के फिजिक्स का फील दिलाओ इसमें, और ये तो कैलकुलेशन है और तो कुछ है नहीं, इसमें फिजिक्स का थोड़ा जोरदार फील दिलाऊं जिससे तुम्हारी आंखों के सामने ये चमक जाए, बोले यार ये तो बहुत आसान था, कराओ फील। आओ देखो एग्जाम्पल समझना, यहां पे
एग्जाम्पल समझना। मान लो बेटा ये क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब मुझे बताओ दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो थर्ड चार्ज को कहां रखना चाहिए कि उस पर फोर्स जीरो लगे? बोलो, थर्ड चार्ज को कहां रखना चाहिए कि उस पर फोर्स जीरो लगे? तुम इसको भी मत देखो, कैलकुलेशन भी मत देखो, कोई फॉर्मूला मत देखो, तुम अपनी बुद्धि से बताओ। अरे चार वो तो है ही नहीं। बचपन में बुद्धि बेच के मलाई बर्फ खाए थे ना। चोमुनंद स्वामी चोमुनंद स्वामी चोमुनंद। बता, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो थर्ड चार्ज को मैं कहां रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में चला जाए, नेट फोर्स उस पर जीरो लगे? और ये चीज बताने के लिए कोई भी पिछला कंसेप्ट और पिछला फॉर्मूला का यूज आपको नहीं करना है। बताओ, सब कह रहे हैं सेंटर, कैसे पता चला सेंटर पे ही होगा? कैसे पता चला कि थर्ड चार्ज को मैं सेंटर पर रखूंगा, आर के आधे पे रखूंगा? सेंटर मतलब पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर आर है तो आर के आधे पे रखूंगा, तो आर बाई 2 पे रखूंगा। ये कैसे पता चला? कैन यू एक्सप्लेन? कैसे पता चला कि सेंटर पे रखोगे? बताओ, कैसे पता चला कि सेंटर पे रखोगे? पीयूष कह रहे हैं सर हमें कैसे पता चलेगा जो चार्ज इक्विलिब्रियम में है वो पॉजिटिव है या निगेटिव? इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। जो चार्ज, थर्ड चार्ज जो आपका इक्विलिब्रियम में रखना है, उसको पॉजिटिव रखोगे तो भी यही आंसर आएगा, निगेटिव रखोगे तो भी यही आंसर आएगा। मंद बुद्धि, यहां पर ध्यान से समझ, मुझे पता है ये डाउट पूछेगा, मैं बताता भी। मान लिया माइनस होता तो क्या फर्क पड़ेगा? सर ये अट्रैक्ट करेगा F1 से, इसकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, F1 पीछे लगेगा, और ये भी अट्रैक्ट करेगा तो F2 आगे लगेगा। बात तो वही रहा कि F1 को और F2 को बराबर करना है। चोमुनंद फील आया तो आग बरसा दो कमेंट बॉक्स में। इस डाउट का फील आ गया? हमें कैसे पता चलेगा जो थर्ड चार्ज है वो पॉजिटिव है या निगेटिव? थर्ड चार्ज को पॉजिटिव रखो तो भी वही सिचुएशन क्रिएट होगी, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन ये पलट जाएगा। F1 बराबर F1 पीछे, F2 आगे, बस। सर व्हेन F0 then the equilibrium occurs. Very good, very good. It's common sense, which is not very common man, which is not very common. चलो फील आ गया भाई? थर्ड चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कैलकुलेशन पे और आंसर पे कोई फर्क बेटा नहीं पड़ेगा। मजा आ गया? बहुत बढ़िया, जोरदार। अब बताओ तुमको कैसे पता चला? कॉमन सेंस है सर, जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है, तो सेम ही डिस्टेंस पे बीच में रखो। इसका रिपल्सन आगे, इसका रिपल्सन पीछे, चार्ज सेम तो डिस्टेंस भी सेम आना चाहिए, आधा आएगा। अब यहां पे इस सिनारियो से कंपेयर करोगे, ये चार्ज क्यू और ये भी क्यू तभी होगा जब n की वैल्यू 1 होता। हाँ, तो इफ n इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? सर ये n गुना ज्यादा था, n 1 है मतलब बराबर होगा, तो जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो r/2 आनी चाहिए। क्या उस फॉर्मूले में आ रहा? x इज इक्वल टू r बटा रूट n प्लस 1। n के जगह पे क्या रखोगे? सर 1, तो रखो 1 प्लस 1, रूट 1 भी 1 ही होता है, तो r/2 आ गया। ओ भाई साहब, जो हमारा कॉमन सेंस कहता था, जो हमारा बुद्धि कहता था, वो एग्जैक्टली यहां पे वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है सर जो पढ़ाईले रहा वो सही बा। एकर मतलब तो यही भेल ना कि जो पढ़ाईले रहा वो सही बा, ये फॉर्मूला ठीक बा। दूसरा एक मास्टर इसमें और फील करना भाई साहब, फील करना, मजा आ जाएगा। एक बात बताओ, ये तुम्हें तो पहले से पता है ना कि ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तो दोनों चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, साइड में तो आएगा नहीं। कैसे? ये रहा यहां पर, यही केस तो है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो पक्की बात है इक्विलिब्रियम इन दोनों चार्जेस के बीच में ही आएगा। हाँ सर ये तो पक्की बात है, तो डन है। तो यहां भी इक्विलिब्रियम इन दोनों चार्जेस के बीच में आएगा, बीच में आएगा मतलब x की वैल्यू r से कम होगी, ये टोटल r है। और तुम कह रहे हो कि बीच में कहीं यहां से छोटे वाले चार्ज से हम डिस्टेंस देख रहे हैं, ये भी याद रखना, छोटे वाले चार्ज से, तो छोटे वाले चार्ज से यहां पे कहीं आ रहा, तो r से तो कम ही आ रहा। हाँ, और कोई भी चीज कम तब होता है जब उसमें कुछ डिवाइड करता है। तो देखो यहां पे क्या किया है, 1 प्लस रूट n से मैंने क्या किया, डिवाइड किया है। ये दोनों पॉजिटिव ही है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, रूट n प्लस 1, एक ही बात है यार, 4 में 3 ऐड करो, 3 में 4 ऐड करो, एक ही बात है। तो यहां पे अगर तुम डिवाइड करोगे तो r से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, इसीलिए यहां पे प्लस लिखा है। प्लस क्यों लिखा है? अगर माइनस लिखते तो ये टर्म 1 से छोटी हो जाती, इसको बड़ा भी बना सकता था, जैसे x इज इक्वल टू r बटा 0.5। बताओ क्या होगा? सर अगर ये 1 से छोटा होता तो ये 2r बन जाएगा,
0.5 से डिवाइड करो तो किसी नंबर को छोटे टर्म से डिवाइड करने पे वो बड़ा हो जाता है। यहां पे इसीलिए प्लस किया कि ये टर्म बड़ा हो, तभी तो ये ओवरऑल वैल्यू को छोटा बनाएगा। छोटी सी मैथमेटिक्स है, फील कर पा रहे हो क्या? अरे ठीक बा, ठीक है। अगर यहां पे चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, x r से छोटा ही आना चाहिए। समझ यहां पे, ये देख, हमने मतलब मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मैंने √n+1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? कर नहीं सकते, क्योंकि √n+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी r से, हमें तो छोटी करनी है, इसलिए हमने डिवाइड किया। लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो कि x हमेशा r से छोटा ही आएगा। ठीक। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब सिस्टम का दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, सेम नेचर के चार्जेस हो। इफ बोथ द चार्जेस ऑफ अ सेम नेचर, if both the charges is of same nature, both the charges are same nature के चार्जेस हो। सेम नेचर के चार्जेस मतलब ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। फटाफट ये फॉर्मूला तुम लगा देना। एक और बात, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है कहां से निकाला है? फॉर स्मॉलर चार्ज। अगर तुम्हें बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस पूछे तो भी तू स्मॉलर चार्ज से निकाल के r में से x घटा देना, बड़े वाले चार्ज से आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां पे सवाल देखो, एकदम धुआंधार। हर सवाल मतलब एक ही पेज पे 3 सवाल, सबका आंसर तुरंत निकलेगा। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज q सो दैट फोर्स ऑन q विल बी 0। बताओ, पहले सवाल का सॉल्यूशन बताओ एक ही लाइन में। तो सबसे पहले तुम बोलोगे ये चार्ज q है और ये चार्ज 16q है, तो बताओ कितना गुना है सर? 16 गुना। तो x इज इक्वल टू 10 मीटर डिवाइडेड बाई √16 + 1, 10/4 + 1 5, 10/5 बराबर 2 मीटर। 2 मीटर कहां से? 2 मीटर? फ्रॉम q एंड फ्रॉम 16q, फ्रॉम 16q डिस्टेंस बराबर 8 मीटर। क्यों भाई? तो भाई मेरे यहां से अगर 2 आ गया, ये क्यू मैं यहां से रखूंगा 2 मीटर पे, टोटल 10 है, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा। हैं? बताओ, पहले बता दिया था ना कि स्मॉलर से निकालेंगे। क्लियर? आओ दूसरा सवाल देखें। अच्छा, कितने लोगों को याद आ रहा है कि सर ये तो ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही बनता है? बताओ, कितने लोगों को याद आ रहा है कि सर ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही बनता है? चलो, x बराबर बताओ क्या होगा? सर वो 3q है, ये देखो क्या है बेटा, 3q है प्लस 3q, और ये है प्लस 27q। दोनों सेम नेचर के चार्ज है। हाँ, तो x बराबर r की वैल्यू देखो, दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 बटा, अब बताओ √n की वैल्यू क्या रखोगे? तो √9 + 1, 30/4, 7.5 मीटर। 7.5 मीटर कैसे? इसीलिए मैं पढ़ा रहा था। यहां पे बच्चा क्या करता है, यहां पे सीधा 27 कर देता है। सर n की वैल्यू आपने बोला था 27, लो सर 27। भाई मेरे इससे कितना ज्यादा है? तो 9 गुना ज्यादा है, तो n की वैल्यू यहां पे आएगी 9। और ये डिस्टेंस कहां से निकाला है? ये डिस्टेंस निकाला है फ्रॉम 3q, फ्रॉम 3q, बस खत्म। फ्रॉम 27q पूछे तो फ्रॉम 27q क्या हो जाएगा? फ्रॉम 27q डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? 30 में से 7.5 घटा देंगे, 30 - 7.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 22.5। क्लियर है क्या? ओ भाई साहब जोरदार। अच्छा, एक तीसरा सवाल, ये 25q और ये 16q। तुम मुझे 25q से डिस्टेंस बताओ थर्ड चार्ज का, ताकि उस पर फोर्स 0 लगे। बताओ 25q से बताओ।
सर हम तो स्मॉलर से निकालते थे, स्मॉलर तो यहां पर 16 क्यों होगा, लेकिन मैं तो 25 क्यों से पूछ रहा हूं, तो मुझे 25 क्यों से बताओ। करो करो, मजा आ जाएगा। करो, सुनो क्या होगा, यहां पर सीधा फॉर्मूला लगाओगे तुम, सॉल्यूशन x बराबर r की वैल्यू 20 बटा रूट एन हो जाएगा 25 बटा 16 प्लस 1, खत्म। 25 बटा 16 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 बटा 4, 5 बटा 4 प्लस 1, 4 एलसीएम लोगे तो 9 और 4 ऊपर चला 80 बटा 9। ओ भाई साहब 80/9 कितने लोग आंसर आए, 80/9 कितने लोग आंसर आए बताओ। सर ये कहां से निकाला है, ये फ्रॉम 16 क्यू होगा, फ्रॉम 16 क्यू, फ्रॉम 16 क्यू। ये डिस्टेंस कहां से निकाला, छोटा वाला चार्ज से निकाला है, 16 क्यू से डिस्टेंस होगा। 25 क्यू से क्या हो जाएगा 20 माइनस 80 बटा 9। क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन आ रहा है क्या इसमें, नहीं सर। डी 4 सवाल एक और दे देता हूं, माइनस क्यू या -4 क्यू 10 मीटर एंड -8 क्यू। चलो बताओ, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी 0। इसको करो, बताओ इसको करो, अच्छे से बताना, जितना सुंदर राइटिंग मेरा है ना उतने ही सुंदर राइटिंग में लिखना, अपन शकल जैसे गंदी शकल जैसे मत लिख लेना। कितना सुंदर लिखा है मैंने, पहले का सॉल्यूशन, दूसरे का सॉल्यूशन, ओ भाई साहब तीसरे का सॉल्यूशन एकदम सेपरेट। करो, बोलो x बराबर, बोलो भाई। सर 10 बटा √2 + 1 आंसर, फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम -4 क्यू। कितने लोग ये है यस और नो में पोल का जवाब दो, यस नो। पोल गलत आ रहा है, ये पोल में काम चल रहा है, मुझे आया था मैसेज कि सर पोल में काम चल रहा है, कुछ डाउट आएगा इस पे। सी का 100/9 होगा ना सर, सी का 100/9 होगा, कहां है सी, 100/9 25/16। अरे एन की वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही आएगी ना, तो 25/16 सही तो है, 100/9 कहां है, वो तो नहीं करा। 20 माइनस 80/9 तो 180, अच्छा 100/9 25 क्यू से, हाँ ठीक है ना एकदम, ये 16 क्यू से इतना आएगा, 25 क्यू से 100/9 आएगा, बिल्कुल सही है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, 100/9 आएगा 25 क्यू से, 25 क्यू से मेरा सही आया। अच्छा सिद्धार्थ, वो वैल्यू आपने गलत रखा है, वैल्यू सर वो वैल्यू आपने गलत रखा है सर कैन बी राइट 1.4 एट द पोजीशन ऑफ √2, हाँ यू कैन राइट, पूरा समझ में आया, इसको फ्यूचर डिवाइड नहीं करेंगे। ओ भाई साहब, सर क्या एनसीईआरटी एक्सरसाइज सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल एग्जांपल दीजिए। भाई ये क्या है, ये क्या है सर, ये सुपरपोजिशन थ्योरम थोड़ी ना इक्विलिब्रियम है, गधेरे। सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब है किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स सभी चार्जेस की वजह से वेक्टर सम करना, तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, तो और क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं तो क्या है भाई। इस चार्ज पर इन दोनों चार्ज का फोर्स तुम इक्वल 0 कर रहे हो, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से तो किया है कि ये फोर्स आगे ये फोर्स पीछे, तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। चलो नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड सोन इन अ फिगर। सवाल समझिएगा, 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड स्ट्रेट लाइन एंड सोन इन अ फिगर। स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट चार्ज रखा है, +q और -nq एट अ डिस्टेंस r। Then find position of third charge q so that force on that will be 0।
थर्ड चार्ज क्यू को मैं कहां रखूं कि उस पर फोर्स 0 लगे? बताओ कहां रखूं? दोनों के बीच में, इसके राइट में कि इसके लेफ्ट में? कहां रखूं बताओ? ये चार्ज देखो बेटा निगेटिव है, n गुना ज्यादा है, ये चार्ज पॉजिटिव है। इसके लेफ्ट में, मिड में या राइट में? बताओ 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 बताओ, क्यू को कहां रखूं बताओ? बोलो 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 मुन्ना, कहां रखूं? लेफ्ट में। तो यहां से मान लो x डिस्टेंस पर तुम एक क्यू चार्ज को रखते हो, ये चाचा क्या करेंगे? क्यू को रिपेल करेंगे। कितने फोर्स से? F1 से। और ये चाचा क्या करेंगे? सर निगेटिव है तो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पे मेरा एक सवाल, इस पर फोर्स क्यों नहीं देख रहा हूं? सर इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, तो थर्ड चार्ज पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहा। अगर यहां पे जितना फोर्स ये पीछे लगाया है उतना ही फोर्स अगर ये आगे खींच रहा हो तो इसी पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जितना फोर्स आगे उतना 0, तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। डन? बहुत सुंदर। अब ये फोर्स F1 जो प्लस क्यू चार्ज लगा रहा वो कितना लगाएगा? तो ये प्लस क्यू चार्ज जो फोर्स लगाएगा होगा K, जिस चार्ज पर फोर्स लगा रहा उसकी चार्ज, जो लगाएगा उसका चार्ज की वैल्यू बटा डिस्टेंस x²। ये फोर्स F2 ये चचा लगा रहे हैं, कितना होगा? K, जो फोर्स लगा रहा उसकी चार्ज की वैल्यू NQ। माइनस नहीं लेंगे, माइनस से तो हमें डायरेक्शन का पता चलता है। ये चार्ज बोलो सर Q, बटा दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलो सर यहां से यहां तक तो R है, तो ये R+X होगा, R+X का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से थोड़ा सा, K से K कटेगा, Q से Q कटेगा, K से K कटेगा, इस Q से ये Q कटेगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कटेगा, तो बचा गया, बचा इन बचा ये, इसको यहां पे ले आओ। R+X डिवाइडेड बाई X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू N, स्क्वायर इधर चलेगा तो √n, R+X बटा X इज इक्वल टू √n। X को भी यहां ले आओ, X को भी यहां ले आओ, तो R+X इज इक्वल टू X√n। इस X को उस तरफ ले जाओ तो R बराबर होगा X√n माइनस X। X कॉमन निकालो तो ये बनेगा √n-1 बराबर R। √n-1 को इधर ले जाओ तो X बराबर आ गया R बटा √n-1। सर ये तो बड़ा आसान है। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव हो, तो हमारा आंसर आता है X इज इक्वल टू R बटा √n+1। जब दोनों चार्ज सेम नेचर को, बोथ चार्ज ऑफ सेम नेचर, चार्जेस आर सेम नेचर, सेम नेचर। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हो, और अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर को, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो जो X आ रहा वो आएगा R बटा √n-1। लेकिन ये डिस्टेंस याद रखना, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। अब कई बार बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ, आप ये स्पेशल केस क्यों रटवा रहे हो? जब भी सवाल आएगा हम कंसेप्ट से कर लेंगे। कंसेप्ट से कैसे करेंगे? हम थर्ड चार्ज को यहां पे रखेंगे, जितना ये फोर्स लगाया उतना ही इसका फोर्स हम इक्वेट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ तो वो तो मैंने पूरा ड्राइव किया ना, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रटने के लिए कह रहा हूं कि पूरा ड्राइव किया? बताओ, मैंने पूरा ड्राइव किया कि डायरेक्टली रटने के लिए कह रहा हूं? बताओ ये कैसे आया, तुम्हें पता नहीं चला क्या? फिर पता चला। अब मान लो कल को मैं तुम्हें कोई सवाल देता हूं, ये सवाल देखो पहले, कल को मैं तुम्हें कोई सवाल देता हूं कि भाई ये 25 क्यू है और ये -9 क्यू है। अब बताओ पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज विल बी 0। तो जरूरी है कि तुम रट के करो? क्या तुम कंसेप्ट से नहीं कर सकते? क्या तुम कंसेप्ट से नहीं कर सकते? जरूरी है फॉर्मूला लगाना? नहीं, मैंने जो डेरिवेशन में प्रोसीजर लगाया उससे पूरा करो। जैसे मान लो सवाल छोड़ो, इन दोनों को इग्नोर करो, यही सवाल है 25 क्यू और -9 क्यू। बताओ थर्ड चार्ज को कहां रखोगे फोर्स उस पर 0 लगे? बताओ, पूरा बेसिक से चलो, पूरा बेसिक से चलो। ये 25 क्यू है और ये बेटा कितना है? -9 क्यू। अब बताओ मैं थर्ड चार्ज को कहां रखूं कि फोर्स 0 लगे? इसके लेफ्ट, मिड में या राइट में? बोलो, पहले कमेंट करके ये बताओ। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। पहले हम ए पर चर्चा कर रहे हैं। तो 25 क्यू से लेफ्ट, मिड या -9 क्यू के राइट, कहां पर चार्ज रखूं कि फोर्स 0 लगे?
सोच के जवाब देना, अच्छे से सोच के जवाब देना, कहां रखूं, राइट, क्योंकि छोटे चार्ज के पास रखना होता है। अब बीच में तो रख नहीं सकते, तो छोटा चार्ज ये यहां से एक्स पे रखेंगे, एक्स पर कोई क्यू डिस्टेंस, क्यू चार्ज रख दो, यहां पे रखेंगे। अब जरूरी नहीं है कि मैं रटूं, मैं पूरा डेरिवेशन कर सकता हूं कि ये 9Q इसको करेगा अट्रैक्ट F1 फोर्स से, और F1 की जो वैल्यू होगी K, ये चार्ज Q, ये चार्ज 9Q बटा डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, और 25Q पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा F2। F2 की वैल्यू F1 के बराबर रख दो, तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी सर, F2 की वैल्यू आएगी K, ये चार्ज Q और ये चार्ज 25Q बटा ये x और ये 6, तो 6 + x का होल स्क्वायर। बढ़िया है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, नहीं सर। अब देखो, K से K कटेगा, Q से Q कटेगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कटेगा, 6 + x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां ले आओ, तो 6 + x का होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, ये 9 को नीचे लग दो, तो ये लिख सकते हो तुम 25/9। अब देखो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी, पूरा स्क्वायर इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 6 + x बटा x इज इक्वल टू √25/9। सही है क्या? हाँ। अब यहां से आप ये कह सकते हो, यहां से आप ये कह सकते हो कि सर √25/9 आपका आ जाएगा 5/3। इस x को यहां ले जाओ, इस 3 को यहां ले जाओ, तो 3 × 6 + x, देखो इस 3 को यहां ले आया, x को यहां ले जाओ, तो इज इक्वल टू 5x। ये 18 + 3x इज इक्वल टू 5x। ये 3x उधर चला जाएगा, तो 18 बराबर 5x - 3x, 2x बराबर 18, तो x बराबर 9 मीटर। यह है आंसर। ये कैसे हमने सॉल्व किया है? मजदूरी से। एमआई स्टार से कैसे सॉल्व होगा? अरे बबुआ, कहां पर हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 6 मीटर बटा √अंडर, कौन ज्यादा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। कितना बड़ा है सर? 25/9 -1। अब बस यहां पे ये करना है, √25/9, ये 5/3, 3 एलसीएम ले लो, तो 6 डिवाइडेड बाई 5 और 3 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -3/3। ये 3 ऊपर, 18/5 में से 3 जाएगा 2, कट के आ गया 9। ये 9 आंसर ये रहा। अब दोनों तरीके से कर दिया तो आपके बहाने नहीं चलेंगे ना। मैंने क्या कर दिया? दोनों तरीके से कर दिया। इसको मिटा देता हूं बस बेटा, कुछ नहीं किया। इसको करूंगा ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। अरे टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया रे, तू बस पीछे छूट गया। चिंता मत कर, ये रहा सवाल तेरा। सर 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 सॉल्यूशन मिटा दिया मास्टर रे, पगला आदमी, सॉल्यूशन काहे मिटा दिया रे? सॉल्यूशन इधर दे। इस सवाल का पहला पार्ट ये रहा, उसका सॉल्यूशन, और इसी तरह का 2 सवाल ये रहा। अरे रामलाल, अब भाई ऐसा है सुलोचन कि ये तरीका तुमको समझ आया क्या? सुलोचन, ये समझ आया कि ये आया? बताओ कौन आया तुमको? क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके, गुना भाग करके। कौन सा समझ आया? दोनों समझ आया, बहुत बढ़िया बेटा। सर सेकेंड डिस्टेंस इज -3 मीटर है सेकेंड डिस्टेंस, ये क्या है? बोर्ड में डायरेक्शन करना ना बोलेगा, सीधा फॉर्मूला यूज करें, मास्टर हमेशा काम करेगा। चीते की चाल, बाज की नजर, और एमा स्टार पे कभी शक नहीं करते। ये कोई ट्रिक नहीं है, सोच है, सोच। अभी बहुत आएगी गधेरा। हाँ, हमेशा स्मॉल वैल्यू के साइड से देखना है। अगर बड़े वाले से पूछता है तो निकाल सकते हैं। जैसे इसी में अगर तुमसे पूछे कि 25Q से कितना डिस्टेंस होगा, तो बताओ डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम 25Q।
थर्ड चार्ज फ्रॉम 25Q, फ्रॉम 25Q। तो सर 6 में से घटा देंगे। अब एक गधा 6 में से घटाएगा कैसे? ये तो तेरा कॉमन सेंस कहता है ना कि यहां से इस तरफ है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये 6 और उधर 9 ऐड करेगा ना, ये 6 मीटर तो पहले से यहां तक आएगा पहले, और ये 9 आया है प्लस 9 मीटर, तो इज इक्वल टू 15 मीटर आएगा ना चाचा। हाँ 15 मीटर, एक -3 कह रहा है। अबे अंधा है क्या एकदम? इससे लेफ्ट में आएगा ना जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे। तो भाई मेरे आइटम एकदम देख इधर, ये सवाल देखो, -Q एंड -4Q, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? सर इसमें -Q से हम डिस्टेंस देखेंगे इस तरफ, ओहो शिट, -Q से हम डिस्टेंस देखेंगे इस तरफ, और x की वैल्यू आएगा, ये 10 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, r बराबर, तो 10/√4 + 1, तो √3, 10/3 मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज है, -Q है और ये -Q है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्लस वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्लस वाला। ये देखो भाई, सी का सॉल्यूशन देखो, सी का सॉल्यूशन देखो, क्या है? -2Q, ये क्या है? 8Q, क्या है भाई? 8Q, ये क्या है? -2Q। किधर होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन? इससे x डिस्टेंस पीछे, छोटे वाले की तरफ बाहर में, तो इससे x डिस्टेंस पीछे, x की वैल्यू क्या आएगी? ये डिस्टेंस भी 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 बटा कितना गुना चार्ज है भाई? 4 दूना 8, 4 गुना √4 - 1, तो होगा 10 बटा √4 की वैल्यू 2 में से 1 जाएगा, तो 10 मीटर ही आएगा। फ्रॉम -2Q, फ्रॉम 8Q पूछे तो, फ्रॉम 8Q पूछे तो, फ्रॉम 8Q क्या हो जाएगा डिस्टेंस भाई? क्या होगा? फ्रॉम 8Q डिस्टेंस क्या होगा? 20 मीटर। क्लियर है क्या? समझ में आया भाई? समझ में आया? सर 10 कैसे आया? 10 ही क्यों माना? अरे ये तो सवाल का पार्ट है भाई, ये सवाल में देगा तभी तो करोगे, ये गिवन इन क्वेश्चन। ओ माय गॉड, 10 ही क्यों माना? कौन है ये इतना इनोवेटिव क्रांतिकारी आदमी? जरा इसका नाम देखे, कौन है ये? तनय शर्मा, मनोज रावत, 10 ही क्यों माना? अरे ओ युगांडा के क्रांतिकारी नागरिक, देख इधर, ये गिवन है, सवाल का पार्ट है। एक पार्टी बनाया मैंने, तुमको पता है? एक पार्टी है और उस पार्टी के कार्यकर्ता बनने के लायक हो तुम। एक पार्टी है, ज्वाइन करोगे? कहा गया ये? सर 20 मीटर कैसे है? देखो बेटा, ये एक हमने, एक बात बताओ, ये -2Q है और ये 8Q है, तो इधर आया, इस तरफ आया ना, अगर यहां से डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा बताओ? सर ये x और ये यहां से 10 मीटर जोड़ लो, ये यहां से x है और ये 10 मीटर पहले से, x की वैल्यू क्या आया? सर 10 मीटर, तो 10 + 10 20 मीटर ही आएगा ना, 10 + 10 20 मीटर ही आएगा। कौन है ये? लोभजोत सिंह। सी में दोनों चार्जेस अलग है, सी में एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, हाँ तो अपोजिट नेचर के चार्जेस हो गए ना। मैंने एक पार्टी बनाया, ज्वाइन करोगे? बाद में बताऊंगा। सैलरी कितने दोगे? बतासा दूंगा खाने के लिए, 2 सुबह 1 शाम। बतासा समझता है? वो व्हाइट कलर का नहीं होता, मार्केट में बिकता है, वो एकदम गृद्दी दुकान जो होता है स्वीट्स का, उसके बाहर डाल देते हैं, उस पर मक्खी भिनभिना रहा होता है, वो सड़ा हुआ बतासा खरीद के लाऊंगा हर शहर से, जमा करके तुमको मुंह पे मार के दूंगा, ले। सैलरी कितना दोगे? चलो ये देखो, find position of third charge so that force on that will be 0. find position of third charge so that force on that will be 0. थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या होगा जहां पर फोर्स 0 लगे? ये चार्ज कितना है सर? +Q। ये कितना है? -Q। अब बताओ, दोनों के बीच में डिस्टेंस r,
थर्ड चार्ज को कहां रखूं कि उस पर फोर्स जीरो लगे? बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, थर्ड चार्ज को कहां रखूं कि उस पर फोर्स जीरो लगे? तो x इज इक्वल टू आएगा r बटा रूट n माइनस वन। यहां पे n की वैल्यू क्या होगी सर? दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के तो माइनस आएगा, और यहां पे n की वैल्यू आएगा 1, तो r बटा रूट 1 तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1, r बटा 0 इज इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे ये पॉसिबल नहीं है। एक कह रहा सेंटर पे, तो जितने लोगों ने सेंटर जवाब दिया है ना तुम्हारे घर में कोई भी तुमसे छोटा बड़ा मंझला कोई भी हो, उससे चप्पल मांग के अपने सर पे एक चप्पल मारो। जिन लोगों ने बोला मिड पे, भाई मिड पे रखोगे क्यू चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और निगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करेगा, तो कैसे इक्विलिब्रियम हो पाएगा? यहां देखा नहीं, अपोजिट नेचर के चार्ज है, तो कहीं पर भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन नॉट पॉसिबल एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम पूरा स्पेलिंग सही से लिखा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं, इंफिनिटी पे ले जाके रखना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूले से आ गया, जरा इसको फील करो ऐसा क्यों। अगर मान लो लेफ्ट में कोई क्यू चार्ज रखते हो तो भाई साहब ये इसको करेंगे रिपेल और वो करेंगे अट्रैक्ट, दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम है, हाँ, तो डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा लगेगा, इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। यहां पे कोई चार्ज रखोगे, ध्यान से सुनना एकदम, यहां पे कोई चार्ज रखोगे, ये भाई साहब क्या करेंगे? अट्रैक्ट, और ये भाई साहब क्या करेंगे? रिपेल। दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम है, हाँ सर, यहां पे डिस्टेंस कम है इसलिए F1 ज्यादा हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और बीच में तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। यहां पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पता करना पॉसिबल ही नहीं है। इस पर कुछ डाउट आया होगा तुम्हारा, मुझे पता है सर, हम पूरा 11 खजाना से ही पढ़े थे इसलिए सर आपसे पढ़ने में मजा आता है। अच्छा, लेफ्ट में रखे तो प्रियंका मीना, बेटा सोचो मत क्योंकि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है प्रियंका, करके देखो बेटा प्रियंका, याद रखना हमेशा करके देखना, सोच के नहीं। सर लेफ्ट साइड में रख सकते हैं ना अभय कुमार, देखो सर इनफाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट में होगा या राइट में? अब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, लेफ्ट में देखे राइट में देखे, वो इन्फिनिटी को इस आर से डैश फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब क्या थर्ड प्लेन में प्लेन कहां से आ गया? इक्वेशन का फेयर नोट कॉपी में लिखना है ना, क्या फेयर एंड लवली लगा के लिखना। फेयर एंड में कैसे लिखोगे? फेयर एंड लवली लगा के लिखना। फेयर कॉपी में ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा सा फेयर एंड लवली लगा के लिखना। चलो नेक्स्ट, ये देखो बहुत बढ़िया जोरदार सवाल, धुआंधार। फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट कंप्लीट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। यहां पर सवाल में थोड़ा सा अलग तरीके की चीजें पूछी गई है, थोड़ा सवाल को पढ़ो। फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज तो हम निकालते ही थे, इसमें कह रहा है फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट कंप्लीट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। कंप्लीट सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। सबसे पहली बात, अगर ये क्यू है और ये एन क्यू है, सेम नेचर के चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम नेचर के चार्ज, तो थर्ड चार्ज को कहां रखो कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आए? पहले तो प्लस क्यू है, यहां से x इज इक्वल टू आर बटा रूट एन प्लस वन। देखो आर ये डिस्टेंस, इससे एन गुना ज्यादा चार्ज है तो रूट एन प्लस वन, इतने डिस्टेंस पर तुम थर्ड चार्ज को रखो। तो पोजीशन पता चल गया थर्ड चार्ज का, ताकि ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब कह रहे हैं सिर्फ थर्ड चार्ज नहीं, कंप्लीट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब कंप्लीट सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। अब देखो यहां पर थर्ड चार्ज को अगर तुम इतने डिस्टेंस पर रखोगे तो थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ये तो तुमने प्रूव कर लिया है। सेम नेचर का चार्ज है तो छोटे वाले से आर बटा रूट एन प्लस वन पर रखेंगे तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हाँ सर, इस पर नीट में सवाल आज तक नहीं पूछा है, 2 बार आईटी में सवाल पूछा है, तो थोड़ा सा आईटी लेवल का हो गया, लेकिन घबराना नहीं है। थर्ड चार्ज कहां पर रखें? यहां पे रखो सर, पोजीशन तो पता चल गया। अब थर्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो? अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने का क्या मतलब है? सर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब यह है
कि इस पर तो फोर्स जीरो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर चुके कि इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और चार्ज के डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। इस चार्ज के थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको x डिस्टेंस पर रखे हो r बराबर रूट n प्लस 1, तो ये यहां पर इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अगर हम साइन चेंज करेंगे तो ये जो फोर्स लगा रहा और ये जो फोर्स लगा रहा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। अच्छा, इस Q को अगर मैं 3Q रखूं तो भी यही पोजीशन आएगा क्या? हाँ। क्यों? पीछे चलो दिखाता हूं। छोटी बात है एकदम। मान लो तुम इस Q को अगर 3Q रखते तो, सर इस Q को 3Q रखूंगा तो F1 में यहां पे 3Q आएगा, और ये जो फोर्स लगाएगा इस पे F2 उसमें भी 3Q आएगा, तो 3Q से 3Q कटेगा। तो इस चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं करता कि इसको कहां रखे, कहीं भी रखोगे दोनों फोर्स में आएगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई? ओके सर, ये बात तो समझ में आ गया कि इस चार्ज के वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं करता कि इसको कहां रखूं, इन चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब मुझे क्या करना है, ये तो इक्विलिब्रियम में आ गए, इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं या इसके इक्विलिब्रियम की बात करूं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर तीन में से कोई भी दो रेस्ट में आ गया तो तीसरा अपने आप रेस्ट में आ जाएगा। सर ऐसे कैसे? ऐसे इसीलिए कि बेटा अगर इस पर फोर्स जीरो और इस पर भी मैंने फोर्स जीरो प्रूव कर दिया, अकेला ये कहां भागेगा? बिना एक्सटर्नल फोर्स के सिस्टम का कोई एक पार्टिकल चल नहीं सकता। तो ये तो इक्विलिब्रियम पे आ गए, इनमें से कोई एक भी इक्विलिब्रियम पे रख दूंगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो मान लो मैं इस पर डिस्कस करता हूं। लेट अस कंसीडर प्लस क्यू चार्ज इन इक्विलिब्रियम, प्लस क्यू चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ये प्लस क्यू, यहां से r डिस्टेंस पर है ये एन क्यू, और यहां से r बटा रूट n प्लस 1 पे एक क्यू चार्ज मैंने रख दिया, इसकी मैग्नीट्यूड भी हमने स्मॉल क्यू माना। अब ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? सर रिपेल करेगा, ये फोर्स लगेगा ड्यू टू एन क्यू। तो ये इसको क्या करना चाहिए नेट फोर्स जीरो बनाने के लिए? सर ये पक्का इसको अट्रैक्ट करना चाहिए ड्यू टू क्यू। ये अट्रैक्ट कब करेगा? जब ये निगेटिव होगा। तो ये चार्ज निगेटिव ही होना चाहिए। ये कैसे सोचा आपने? लॉजिक से। ये कैसे सोचा आपने? लॉजिक से सोचा। मान लो बेटा ये तुम्हारी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव मान लो, तो ये पॉजिटिव दोनों मिलकर रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉजिटिव तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। हां सर। अब इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? सर के, ये चार्ज Q, ये चार्ज NQ डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक डिस्टेंस R स्क्वायर बराबर इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं लिखूं K, ये चार्ज Q, हमें तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लिखना है, Q अट्रैक्शन तो हमने साइन से देख लिया, ये कैपिटल Q बटा ये वाला डिस्टेंस R बटा रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। अब वहां से कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां उठा के ले आओ। सबसे पहले देखो K से K कटेगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कटेगा, यहां पे क्या बचा? कैपिटल Q इंटू n बटा R स्क्वायर, बटा R स्क्वायर है? हाँ सर R स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा? सर स्मॉल q, नीचे R स्क्वायर, रूट n प्लस 1 का स्क्वायर होगा, वो ऊपर चला, देखो डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो यहां बचा आपका R स्क्वायर, ये रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, तो इस Q की वैल्यू तो निकालनी थी। हाँ सर, तो Q इज इक्वल टू आ गया n टाइम्स कैपिटल Q बटा रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से चार्ज का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, यहां से चार्ज का क्या पता चल गया? मैग्नीट्यूड पता चल गया, इस स्मॉल q की वैल्यू पता चल गई। क्लियर है सर? इससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो बेटा ऐसा है कि इस पर नेट फोर्स जीरो इन दोनों की वजह से, इस पर नेट फोर्स जीरो इन दोनों की वजह से, तो भाई साहब इस पर भी नेट फोर्स जीरो होगा इन दोनों की वजह से। ऐसा थोड़ी ना कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए और ये अकेला भाग जाएगा कहीं। सिस्टम में अगर तीन पार्टिकल है, तीन में से अगर दो इक्विलिब्रियम में आ गए तो तीसरा अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। इस कैलकुलेशन को एक बार तुम ध्यान से एक बार और देख लेना। ये जो NQ की वजह से फोर्स लग रहा है उसको मैंने स्मॉल q की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको बैलेंस कर दिया।
क्लियर है क्या? अब सुनो, अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली चीज थोड़ा थोड़ा इससे मैच नहीं कर रहा, आर बटा रूट एन प्लस वन से। सर कैसे? देखो, जब हम डिस्टेंस देखते हैं इक्विलिब्रियम के लिए तो आर बटा रूट एन प्लस वन लिखते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा फिजिक्स में जिसको हम कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर तुम कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो जैसे डिस्टेंस या चार्ज, तो दोनों साइड डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे ये लॉजिक मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन अब बताता हूं। जैसे x तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस है, तो देखो r भी डिस्टेंस है, और रूट n तो डायमेंशनलेस होगा, नंबर डायमेंशनलेस होता है। सर बहुत बढ़िया, इधर डिस्टेंस, इसीलिए ये डिस्टेंस इधर आया है। तो सर ऐसे तो इधर हम चार्ज कैलकुलेट करें तो इधर चार्ज आना चाहिए। हाँ भाई, देखो ना स्मॉल क्यू, तो देखो ये क्यू चार्ज के टर्म्स में आएगा। एक बात बताओ, चार्ज को निकालोगे डिस्टेंस के टर्म में आंसर थोड़ी ना आएगा, चार्ज में डिस्टेंस आ जाएगा। नहीं, चार्ज है तो चार्ज आएगा। और ये सॉरी तो बहुत जोरदार बताया, मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम में से 70-80% जनता को लगेगा ओ भाई साहब ये तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, मोक्ष मिल गया। सर ये तो क्या बात बताई, सर इधर डिस्टेंस होगा तो इधर भी डिस्टेंस होगा। भाई ये बेसिक बात है फिजिक्स की, ये बेसिक बात है फिजिक्स की। इधर डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली बात इधर डिस्टेंस होगा। और ये सही तो है, इधर डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस तो राइट में भी डिस्टेंस, नीचे डायमेंशनलेस। अब डिस्टेंस बटा मास तो आ नहीं सकता, इधर डिस्टेंस बटा मास इधर डिस्टेंस, ऐसा तो हो नहीं सकता। इधर एक डिस्टेंस तो इधर भी एक डिस्टेंस आएगा। सर उसी तरीके से इधर चार्ज है तो इधर चार्ज आएगा। हाँ, स्मॉल क्यू निकाल रहा हो और तुम्हें चार्ज कौन सा दिया हुआ है? क्यू, तो उस टर्म्स में आएगा। तो जो चार्ज कैलकुलेट करोगे, ऐसे याद रखो, जो चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू बड़े वाले चार्ज एन क्यू, क्या बेटा? बड़ा वाला चार्ज एन क्यू, और रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर। जैसे इसमें रूट एन प्लस वन है, यहां पर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा बस। अरे बहुत जोरदार रे! अगर यहां पर सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो डिस्टेंस आएगा आर बटा रूट एन प्लस वन। हाँ या ना? हाँ सर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो आएगा आर बटा रूट एन प्लस वन, अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो। और जो चार्ज है थर्ड चार्ज, उसकी जो वैल्यू होगी चार्ज बटा रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ओहो हो स्क्वायर। अगर चार्ज अपोजिट नेचर का हो तो, अपोजिट चार्ज हो तो, अपोजिट चार्ज हो तो x बराबर आता है आर बटा रूट एन माइनस वन, और ये q बराबर आएगा एन क्यू बटा रूट एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ओ मा गो ट्रू फिजिक्स। अरे भैया रे भैया रे भैया रे भैया रे भैया, थोड़ी बुद्धि चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए, थोड़ी थोड़ी बुद्धि चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। अच्छा, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि ऑप्शन में तुम्हें वैल्यू तो निकाल लोगे। बताओ ये क्यू पॉजिटिव होना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए? बताओ। यहां पे पहले ही बता दिया ये चार्ज कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो अभी माइनस रखने में कोई बुराई नहीं सर, कोई बुराई नहीं है, निगेटिव चार्ज। और ये कैसे निकालोगे? बुद्धि से। एक बात बताओ ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, अगर इसको ही पॉजिटिव रखो तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा? जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे कौन सा चार्ज रखो? निगेटिव। अच्छा, ये निगेटिव ये निगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो यहां पे कोई तो होना चाहिए जो इसको रिपेल करे। जैसे माइनस माइनस का रिपेल, तो कोई तो होना चाहिए अट्रैक्ट करे, तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। तो ये तो बुद्धि से निकाल लोगे यार कि तीसरा कौन सा चार्ज होना चाहिए। अरे मेरे लाल, ये समझ आया? बताओ फटाफट। रिसेंट सर आप बोलता है सेलेक्टिव पढ़ो फिर आईटी का कॉन्सेप्ट क्यों? आप बोलता है फिजिक्स आए बंगाली बाबू, आए बंगाली बाबू, सोचने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना रे बंगाली बाबू। ओए भात खावो, मच्छी भात खावो। सुनो, ये नीट का लेवल हो तो, और अगर हम तुमको नीट के लेवल पे पढ़ातो, उसके बाद तुम एग्जाम में जातो तो तुम्हारा आईक्यू लेवल यहां पे लुढ़क के चलातो। हाँ सर, एग्जाम में जब हम जातो तो हमारा दिमाग काम ना करतो। काहे सर? वो हो तो परफॉर्मेंस प्रेशर कहतो या फिर एग्जामिनेशन प्रेशर कहतो, हम जब यहां जातो तो यहां पे लुढ़क के आ जातो, और बाद में हम सोचतो कि साला ये सवाल तो हमको आतो लेकिन हम एग्जाम में ना कर पातो। क्यों नहीं कर पातो?
सर एक लेवल सर नीचे जातो, इसीलिए हम तुमको नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर पढ़ातो। उससे का हो तो एग्जाम में जब तुम्हारा आईक्यू लेवल गिरतो तो कम से कम नीट तक तो लटकतो हो। लॉजिक है बात में। अरे गधेड़ा, हमेशा ऐसा होता है, चाहे कोई भी इंटेलिजेंट आदमी हो, पेपर जब देने जाता है तो उसका जितना आईक्यू लेवल हो उससे नीचे परफॉर्म करता है। और ये आपने देखा होगा लाइव एग्जाम्पल में, जब पेपर देते हो और घर आते हो तो तुमको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो मैं कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? प्रैक्टिस की वजह से। अब अगर मैं तुमको इसी लेवल पे रख दो तो नीट में तो तुम नीचे लुढ़क जातो। हाँ, फिर घर आके सोच तो हमसे ना हो तो, इसीलिए हम तुम्हारे लेवल को थोड़ा ऊपर ले जातो। जब हम तुम्हारे लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जातो विथ 11 ईयर एक्सपीरियंस, तो हमको ना सिखातो कि क्या क्या पढ़तो, फिर क्या करतो, यहां तक ले जातो, तब तो लुढ़क के यहां तक तुम आतो। सही बात कहतो। अरे मत सिखा रे। देख, हम क्लास में कुछ ऐसी चीजें समझाते हैं, पढ़ाते हैं जिससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग हो, सोचने समझने की शक्ति बढ़े। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये लेवल है, अगर मैं तुम्हें इसी लेवल पे रखूं तो ये लेवल टफ लगेगा। तो मैं मेहनत करके तुम्हारी लेवल को थोड़ा यहां ले जाऊं ताकि तुम यहां से देखो तो चीजें आसान बने, है ना। किसी चीज को आसान बनाने की क्या तरीका है, उसी लेवल पे अटके रहो तो आसान हो जाएगा कि उससे ज्यादा मेहनत कर लो तो नीचे की चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। समझ तो? हाँ सर अब समझ जातो। अब ध्यान रख तो इस बात का। डोंट टीच एमआर हाउ टू टीच। कहां गए रे, ये भाग जातो बेटा, काहे शर्मा तो, कोई बात नहीं कल आतो। इधर देख तो, एक ही सवाल, ज्यादा नहीं करा तो थोड़ा सा और पढ़ा तो। ये कौन सा लैंग्वेज हो तो, ये बंगाली तो ना हो तो पढ़ो। 4 identical charge q placed at the corner of a square, then find force on 5th charge which is at the center। अब ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा, 4 आइडेंटिकल चार्ज प्लस क्यू, कितने चार्ज है, 4 आइडेंटिकल चार्ज प्लस क्यू, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान सुन तो, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, कितने चार्ज रखे सर, 4 चार्ज आपने स्क्वायर के कॉर्नर पर रख दिया। देन फाइंड फोर्स ऑन 5th चार्ज विच इज एट द सेंटर, देन फाइंड फोर्स ऑन 5th चार्ज विच इज एट द सेंटर। इस क्यू को मैंने यहां पे रखा, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा इन चारों चार्ज की वजह से, ड्यू टू ऑल 4 चार्जेस, जो बाकी के 4 चार्ज हैं उसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा, बोलो कैसे जीरो। अब देखो अच्छा सवाल कराया तो एकदम लल्लू राम सवाल में तुम एकदम से जवाब दे दिए जीरो। क्यों जीरो, तो देखो ध्यान से, जितने फोर्स से ये वाले भैया इसको धक्का मारेंगे उतने ही फोर्स से ये वाले भैया इसको इधर धक्का मारेंगे। रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि अगर हम इसको सेंटर पे रखते हैं, साइड लेंथ एल है, तो सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरे डायगोनल की डिस्टेंस बाई 2, तो √2l/2, √2 से 2 को काटोगे तो ये हो जाएगा l/√2। हाँ या ना, हाँ सर बहुत इजी है। अरे अगर साइड लेंथ l है तो डायगोनल √2l होगा, उसका आधा लिया ना तो √2 से इस 2 को कट करोगे तो नीचे √2 आ जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये भी उतनी ही होगी। इस चार्ज की वैल्यू इस चार्ज के बराबर और सेंटर टू कॉर्नर का डिस्टेंस बराबर, तो ये जितने फोर्स से धक्का नीचे मारेगा उतनी फोर्स से ये ऊपर धक्का मारेगा, एकदम अपोजिट में ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, अच्छा अगर इस चार्ज को माइनस क्यों रख देता तो सर ये फिर अट्रैक्ट करता, ये भी अट्रैक्ट करता, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता माइनस रखने से। ये जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ये उतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, फिर से फोर्स कैंसिल। अच्छा इस माइनस क्यू को -4 क्यू रख देता तो, +4 क्यू रख देता तो, अरे सर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों के चार्ज पे डिपेंड करेगा नीचे की तरफ, प्लस प्लस इन दोनों के बीच का फोर्स इसके और इसके चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो इसके पेयर में ये दोनों चार्ज, इसके पेयर में दोनों चार्ज सेम ही है ना, तो इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा सर रिपेल, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा रिपेल उतनी फोर्स से। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पर, नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज इज 0 एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, जीरो होना या कोई भी वैल्यू होना डज नॉट, मतलब जीरो होना डज नॉट डिपेंड्स ऑन वैल्यू एंड नेचर ऑफ फिफ्थ चार्ज क्यू। इस क्यू की वैल्यू अगर मैं कुछ और रखता तो फोर्स जीरो होता कि नहीं होता, क्योंकि जितने से ये रिपेल करेगा उतने से ये रिपेल करेगा, जितने से ये रिपेल करेगा उतने से ये रिपेल करेगा। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है क्या ये बात? हाँ जी सर। अच्छा अब मान लो ये सिचुएशन है, ये +2 क्यू है, ये -4 क्यू है, ये +6 क्यू है, ये +2 क्यू है, साइड लेंथ L है। अब यहां पर मैं एक प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस प्लस क्यू चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विच इज एट सेंटर, सेंटर पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा उस पर फोर्स बताओ। पहली बात बताओ, जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो, बोलो जीरो की नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों सर? क्योंकि ये प्लस क्यू जितने से इसको रिपेल करेगा उतने से ये +2 की उसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो चार्ज है -4 क्यू है, ये -4 क्यू इसको करेगा अट्रैक्ट कुछ F1 से, और ये +6 क्यू इसको करेगा रिपेल F2 से। ओ भाई साहब, हाँ यार। अच्छा, जिस लाइन पे ये रिपेल करेगा उसी लाइन पे ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नेट फोर्स दोनों का क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, F1 + F2। तो बताओ नेट फोर्स क्या आ जाएगा सर? नेट फोर्स आ जाएगा इनके बीच का फोर्स हो जाएगा K, ये 6Q इंटू कैपिटल Q, इन दोनों के बीच का फोर्स लिख रहा हूं, बटा डिस्टेंस हो जाएगा L/√2, ये डिस्टेंस निकाला था ना सेंटर से कॉर्नर का, प्लस K, ये चार्ज 4Q इंटू कैपिटल Q बटा, एक मिनट गलत लिख लिया, K 4Q इंटू कैपिटल Q बटा डिस्टेंस L/√2 का होल स्क्वायर। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मत बोल देना सर ये निगेटिव चार्ज तो यहां पे माइनस रख दो, नहीं, निगेटिव चार्ज होने से हमने डायरेक्शन देख लिया ना कि अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन हमने देख लिया। अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे बस, बोलो L² √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 12K Q स्मॉल q बाई L², ये हो जाएगा 8K स्मॉल q कैपिटल Q बाई L², 12 8 20, 20K स्मॉल q कैपिटल Q बाई L², ये आंसर आ रहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जोरदार। चलो, अरे आग लगा दी रे। अब अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो तुम क्या बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे स्मॉल क्यू रख देता हूं। फाइंड नेट फोर्स ऑन ए स्मॉल क्यू, फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस क्यू। कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? बहुत इजी है। अगर साइड लेंथ L है भाई साहब, ये तो प्रैक्टिस की बात है, हजारों सवाल ऐसे बन सकते हैं, बस एक बार हमें कंसेप्ट समझने की देरी है, हजारों सवाल ऐसे बन सकते हैं। ये चचा इसको करेंगे रिपेल और ये चचा इसको करेंगे अट्रैक्ट, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और ये इस चार्ज की वैल्यू, इस चार्ज की वैल्यू तो सेम है, तो फोर्स तो सेम ही लगेगा, बस डायरेक्शन अलग होगा, इसका रिपल्सन, इसका अट्रैक्शन इधर, और ये इसको करेगा रिपेल और ये इसको करेगा अट्रैक्ट, ये आएगा। तो बताओ क्या बनेगा सर? ये FF इसी लाइन पे 2F, इस लाइन पे 2F, तो ऐसे आएगा 2F और ऐसे आएगा 2F। बोलो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। क्यों? गोली मार दूंगा, अगर पूछा तो गोली मार दूंगा भाई स्क्वायर में। ये एंगल तो 90 डिग्री ही बनेगा ना। सर ये 90 डिग्री बनेगा। अब इसमें 50% बच्चों को डाउट आएगा, भाई साहब
देखो ये टोटल 90 है तो इसका आधा 45 होगा, ये 45, ये 45, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 90, ये 180, ये 45, ये 45, ये x, तो 90 प्लस x बराबर 180, तो ये 90 आएगा। अब यहां पर ये 2f और ये tf, दो ऐसे फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड देखो क्या है, 2f सेम है और दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 2f इंटू √2, मतलब 2√2f। f क्या, एक चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स, वो हो जाएगा 2√2 k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो √2 का होल स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा, 4√2 k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा L स्क्वायर, ये आंसर आएगा। नहीं आया होगा समझ, मैं फिर से बता देता हूं। देखो ऐसा है, मैं फ्री एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ऐसा है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, बट ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। तो जरा समझने की कोशिश करना बेटा अच्छे से कि ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ सर अट्रैक्ट करेगा, और जितने फोर्स से ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स से ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा। हाँ या ना सर, नहीं समझ में? अरे भाई ये चार्ज और इस चार्ज की वैल्यू सेम, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस सेम, ये प्लस क्यू जितने फोर्स से ये रिपेल करेगा इतने चार्ज क्यू उतने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा इसी लाइन पे। मान लो ये रिपेल कर रहा है एफ से, तो ये भी रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा एफ से। एफ एफ ये कितना हो जाएगा सर, एफ एफ एक ही लाइन में 2f, एफ एफ एक ही लाइन में 2f, ये एंगल 90 डिग्री। तो दो ऐसे फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड खुद है 2f और 2f, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो दो सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्स अगर 90 डिग्री पे लग रहे हो तो इसका नेट फोर्स हो जाएगा √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्स जो कि 2f है। तो ये आ जाएगा बेटा 2√2 इंटू एफ। एफ की वैल्यू क्या होगी, तो ये चार्ज इस चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा था k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटा L/√2 का होल स्क्वायर। दोबारा एक्सप्लेन कर दिया बेटा, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं। अब बस वेक्टर फॉर्म लास्ट पढ़ते हैं और चल रहे हैं घर पे। पर चलते भाई, कोई नहीं रुकेगा यहाँ पे, सब घर जाने के लिए आया है, सब घर जाएगा रे भाई, समझ ले रे भाई। वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन करता हूं, बहुत आसान है। एक चीज समझना, ये बेटा हमने बनाया y एक्सिस और ये बनाया मैंने x एक्सिस। ये क्या है, x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओरिजिन से जो q1 चार्ज है उसकी पोजीशन वेक्टर r1 और जो q2 चार्ज है उसकी पोजीशन वेक्टर है r2। बताओ q1 की पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ओरिजिन से q1 की पोजीशन वेक्टर r1 और इसकी पोजीशन वेक्टर r2। अब मान लो मैं तुमसे बोलूं कि Q1 चार्ज जो Q2 पे फोर्स लगा रहा, अच्छा ये वाला डिस्टेंस को क्या नाम दोगे बताओ तो, इस वाले डिस्टेंस को क्या नाम दोगे। तो जहां पे एरो लगा होता है उसकी पोजीशन बताएगा और जहां से शुरू हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में बताएगा। तो क्या इसको मैं कह सकता हूं कि दूसरे चार्ज की पोजीशन R2 की पोजीशन R1 के रिस्पेक्ट में, क्या ये वेक्टर में लिख सकता हूं R21। R21 वेक्टर क्या हो जाएगा सर, R21 वेक्टर हो जाएगा बड़ा सिंपल, जिसका पोजीशन लिखते हैं उसके पोजीशन में से जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसका माइनस कर देते हैं। कितने लोगों को यह चीज समझ में आता है, पहले इतना बता दो। तो देखो तीन चीजें यहां पे बताई मैंने, Q1 चार्ज का ये पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 एंड Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर 1 के रिस्पेक्ट में होगा R21। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, यही है क्या। हाँ सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो भाई जिसकी पोजीशन लिखते हैं उसका पोजीशन एज इट इज और जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं उसका पोजीशन माइनस कर लेते हैं। अबे भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे पढ़ा है, v21 ऐसे रटा था 2 - 1। अच्छा vba बताओ क्या होगा सर, bb - va, जो पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं वो माइनस कर देंगे। आसान है भाई, आसान है भाई, अरे वही रिलेटिव वाली बात है रे। ओके, R1 क्या है सर, Q1 का पोजीशन वेक्टर। R2 क्या है सर, Q2 का पोजीशन वेक्टर। R21 क्या है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर 1 के रिस्पेक्ट में। अगर अब मैं आपसे पूछता हूं, ये Q1 चार्ज Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव।
सर मान लो ये पॉजिटिव है, लिखा तो आपने नहीं तो पॉजिटिव मानेंगे, इस पे भी माइनस नहीं लिखा तो पॉजिटिव मानेंगे। सर इधर फोर्स लगाएगा। अब ये जो फोर्स है F21 मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, F21 साफ साफ पता चल रहा है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। वो किस पे डिपेंड करेगा, R1 पे, R2 पे कि R21 पे? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट ये किस पे डिपेंड करेगा, मैं तो बस ये पूछ रहा हूं, R1 पे, R2 पे कि R21 पे? दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, कुछ ऐसे होते हैं क्या? Electrostatic force is inversely proportional to a square of the distance, where distance is the distance between two charges. Force between two charges is inversely proportional to the square of the distance, where distance between the two charges. R21 पे। अब जो तुमने फोर्स पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक वही पूरा का पूरा लिखोगे एज इट इज। K पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है सर, R21। तो R21 वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, बस मैग्नीट्यूड चाहिए, तो R21 लिख के मॉड ले लो, उसका होल स्क्वायर कर दो, हो गया। अब ये जो भी चीजें मैंने लिखी है वो K क्या है समझो, कांस्टेंट। Q1 Q2 क्या है सर, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। R21 क्या है सर, R21 पोजीशन वेक्टर था 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, उसका मॉड ले लिया, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हो, मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। सर ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, तो अब इस पूरे में क्या ये एज इट इज आपने पहले पढ़ा हुआ है? हाँ सर, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो होता है, यही तो फोर्स है। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस को R21 बोल रहे हो तो इसका स्क्वायर, यही तो फोर्स हमने पढ़ा है। तो इस पूरे से तुम्हें मैग्नीट्यूड ही सिर्फ मिल रहा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल रहा? बताओ, ये जो अभी तक हमने लिखा है इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा, सिर्फ डायरेक्शन मिल रहा कि दोनों ही मिल रहा? इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा, सिर्फ डायरेक्शन मिल रहा कि दोनों ही मिल रहा? हो गया दादा, क्लास खत्म हो गया, फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा हूं मैं, फर्स्ट फ्लोर के गेट पे ना। हाँ बताओ क्या मिल रहा, मैग्नीट्यूड मिल रहा, डायरेक्शन मिल रहा कि दोनों मिल रहा? देख के बताना, नहीं तो आंख फोड़ दूंगा यहीं से। बहुत ये देखा है, इसी चप्पल से बजा बजा के मारूंगा एकदम। दोनों तुम्हें मिल गया, कहां है दोनों बताना जरा, चल तो बता इसमें दोनों कहां है? K क्या है सर, K तो वही वाला K 1/4πε0, और सर Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, इसमें प्लस, इसमें Q1 Q2 तो चार्जेस हैं, इस चार्ज का जो भी आएगा प्लस माइनस आएगा, इससे डायरेक्शन तो पता नहीं चलेगा। और सर इस वेक्टर का हमने मॉड ले लिया, मॉड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, तो इसमें डायरेक्शन कहीं है ही नहीं। दोनों बहुत खुशकिस्मत है तू कि तू आज मेरे सामने नहीं है, बहुत खुशकिस्मत है तू कि तू मेरे सामने नहीं है आज। कहां डायरेक्शन कहां है इसमें बता? K तुम्हारा मैग्नीट्यूड, Q1 Q2 में अगर तुम प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ भी रखोगे तो प्लस माइनस आएगी, इससे डायरेक्शन कहां पता चला किधर है फोर्स? और R21 मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है वो तो। लेकिन सर हमको तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स पूरा चाहिए। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है सर? सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स होता है कि नहीं होता? बताओ, क्या ये सेंट्रल फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। अब सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है सर? सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन इस वेक्टर, मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के डायरेक्शन में होता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि सेकेंड चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसकी सिर्फ डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर, कैप लगा दूं ना, टोपी लगा दूं, तो वो फोर्स का सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा क्या वो R21 के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा क्या? हां सर, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा पोजीशन के डायरेक्शन के अलोंग होगा। सर अपोजिट भी तो हो सकता है। हाँ, अपोजिट तब होता जब यहां पे एक चार्ज निगेटिव होता। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इसी के अलोंग होगा कि नहीं? फोर्स बताओ। ये देखो R21 की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है कि पैरेलल है कि नहीं? बताओ। हाँ, लेकिन सर फोर्स के बराबर डिस्टेंस कैसे लिख रह सकते हो? ये डायमेंशनली सही है कि गलत? बताओ तो। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट ए ऑप्शन, डायमेंशनली रॉन्ग बी ऑप्शन। बताओ तो ये डायमेंशनली सही है कि गलत? जरा देखते हैं। आओ देखे जरा किसमें कितना है दम,
ये डायमेंशनली सही है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट? बोलो। आओ देखे जरा किसमें कितना है दम, बोलो डायमेंशनली करेक्ट कि इनकरेक्ट? आओ देखे जरा किसमें कितना है दम, करेक्ट इनकरेक्ट? आओ देखे जरा किसमें कितना है दम, करेक्ट। 44% लोगों का कहना है करेक्ट है और 50% लोगों का कहना है कि रॉन्ग है। बेटा तुमको एकदम शर्म आ जाएगा, शर्म से मुंह लाल लाल हो जाएगा। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशन, it have only direction and magnitude 1। यूनिट वेक्टर के पास यूनिट होता ही नहीं, तो सर ये यूनिट काहे का? यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। ये मास्टर पक्का कुछ गलत पढ़ा रहा है। देखो ये मास्टर क्या कह रहा है यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। नहीं चाचा, यूनिट वेक्टर के पास यूनिट नहीं होता, उसके पास सिर्फ डायरेक्शन होता है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे मैं अगर लिखता हूं फोर्स वेक्टर बराबर एफ, उसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन, तो यहां पर एफ कैप सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बराबर होगा एफ वेक्टर बटा एफ। अब ये फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो इसके पास क्या बचा? इसके पास सिर्फ डायरेक्शन बचा, इसके पास कोई यूनिट नहीं हुआ। ये तो धोखेबाजी है। लिखा है यूनिट वेक्टर एंड डज नॉट हैव यूनिट। भाई यूनिट मतलब ये वाला यूनिट, केजी, मीटर, सेकेंड, न्यूटन, जूल, वैसा कोई यूनिट नहीं होता इसमें। यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन होता है। अरे सर ये तो हमने सोची ना कभी। तो इसके पास सिर्फ डायरेक्शन है, इसके पास क्या है? सिर्फ डायरेक्शन है, तो डायमेंशनली करेक्ट हुआ ना यार, करेक्ट है ये डायमेंशनली। ये फोर्स का डायरेक्शन, ये डिस्टेंस पोजीशन का डायरेक्शन, और जिधर पोजीशन वेक्टर उधर फोर्स वेक्टर है, दोनों पैरेलल है। हाँ सर, तो ये भी यूनिटलेस ये भी यूनिटलेस, दो यूनिटलेस चीज को बराबर तो कर ही सकते हैं। मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है, मैं यही समझाना चाह रहा था, जिस पर फोर्स लिख रहा है उसकी पोजीशन जिसके रिस्पेक्ट में फोर्स लिख रहे हैं उसके डायरेक्शन में होता है। तो यहां पे कैप लगा सकता है। कैप मतलब यहां पे कोई यूनिट नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ रहा, सिर्फ ये डायरेक्शन बताता है। ये है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो F21 बराबर, देखो 21, तो देखो दोनों चार्जेस 21। अब यहां पे जो चार्जेस रखोगे ना वो साइन के साथ रखना सर। उससे क्या होगा? अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, इस पोजीशन वेक्टर के अलावा होगा। दोनों निगेटिव है तो भी फोर्स रिपल्सिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस। अगर एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो फोर्स तो पीछे आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। हाँ, तो यहां पे प्लस एक माइनस रखोगे तो देखो पोजीशन वेक्टर के निगेटिव आ जाएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका? एकदम। अब इसको पढ़ाने का दूसरा तरीका ये भी होता है, लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया उसी को समझा देते हैं। मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख के समझाया कि पहले समझा के फॉर्मूला लिखा है। बताओ, अगर तुमको लिखना होता फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये लिखोगे K Q1 Q2 बटा, ये तो डिस्टेंस है, 1 का पोजीशन वेक्टर 2 के रिस्पेक्ट में होल स्क्वायर, R1 2 का कैप। देखो 1 2 तो यहां पे 1 2 का पोजीशन, ये 2 1 तो यहां पे 2 1 का पोजीशन। अब सर एक टर्म यहां पे और होता है क्या? देखो यहां पे तुमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर बराबर फोर्स बटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है क्या? हाँ, तो R21 कैप को क्या लिख सकते हो? R21 वेक्टर बटा R21 वेक्टर, मतलब R21 वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ये लिख सकते हैं। हाँ, तो यहां पे जब तुम लिखोगे, सॉरी यहां पे जब तुम लिखोगे तो ये होगा K Q1 Q2, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, तो इसको लिख सकते हो R12 वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, नीचे लिखोगे तो R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब आ जाएगा। देखिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था, एक मैग्नीट्यूड नीचे लिखोगे तो क्यूब आ जाएगा। क्लियर है भाई? ये तो बहुत इजी है यार।
ये तो बहुत इजी है। यहां पे भी अगर तुम लिखना चाहोगे तो ये क्या होगा, के Q1 Q2, यहां पे चार्ज को साइन के साथ रखना है। ये क्या होगा सर, R21 वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर वाला तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, R21 का Q। तो नीचे ऊपर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो नीचे क्यूब आएगा, ऊपर डायरेक्शन में लिखोगे तो नीचे स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है क्या? ओके। अब तुम्हें ये 2 सवाल खुद नहीं करना है, मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, खुद मत करना भाई, बहुत रिस्की हो तुम। ठीक है, मैं खुद आपको कराऊंगा। और इसमें कोई भी डाउट होगा ना तो एक बार तुम रिवीजन करके देख लेना बेटा, समझ आएगा। नहीं आएगा मैं अगली क्लास में दोबारा समझाऊंगा। अगली क्लास में हम वेक्टर फॉर्म को रिपीट कर देंगे, लेकिन अगर तुम ध्यान से धीरे धीरे करोगे ना तो भाई बहुत कंसेप्चुअली समझाया है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा, तो इसमें डाउट नहीं पूछना बेटा, दोबारा देखो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में समझना।